लॉन्ग जायतियान उसके खिलाफ क्यों जाएगा? काई यांग ने निराश और शर्मिंदा हु मेइएर पर एक नजर डाली। वजह साफ हो गई। कुछ बातें अनकही ही रहना बेहतर होता है। हु मेइएर भी एक होशियार और समझदार लड़की थी, और हालांकि काई यांग ने बस उसे देखा था, फिर भी वह उसकी नजरों का कारण समझ गई थी। दादाजी ने तुम्हें खदान में जाने से मना किया है, और मैं उन्हें मुंह दिखाने से नहीं रोक सकती। ऐसा क्यों ना हो, मैं तुम्हारे यहाँ जाकर वो बीज खरीद लूं और तुम यहीं मेरा इंतजार करो। हु मेइएर ने सुझाव दिया। ठीक है। काई यांग जानता था कि यही एकमात्र रास्ता है, और उसने तुरंत अपनी सारी कीमती चीजें उसे दे दी और फिर उसे उस शिष्य का नाम बताया जिसके पास बीज थे। उस समय ब्लैक विंग ट्रेड क्षेत्र में उसे बूथ मालिक से सारी जरूरी जानकारी मिल गई थी। हु मेइएर भूमिगत खदान में दाखिल हुई, जबकि काई यांग की नजर जमीन के गड्ढों पर घूम रही थी। जब लॉन्ग जायतियान चला गया तो वह एक घर में घुस गया था, और काई यांग को आभास हो गया कि उस घर के अंदर एक जोड़ी आंखें उसे गौर से घूर रही थी। घर के अंदर एक जोड़ी आंखें काई यांग की स्थिति पर टिकी थी। उसने देखा था जब लॉन्ग जायतियान ने पहले काई यांग पर हमला किया था, वह लगभग काई यांग की ही उम्र का था। वह लॉन्ग जायतियान का पोता लॉन्ग हुई था। लॉन्ग हुई उस समय काई यांग को ठंडी नजरों से देख रहा था और कुछ असंतुष्ट होकर बोला, दादाजी, आपने उसे तब क्यों नहीं मार दिया? लॉन्ग जायतियान ठंडी हंसी, मेइएर के संरक्षण में आप मुझसे उसे मारने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसे मारने का और भी बड़ा कारण है। मैंने छोटी बहन हु मेइएर को किसी पुरुष के लिए इतनी मेहनत करते कभी नहीं देखा, और उस लड़के का मेइएर के साथ रिश्ता कोई मामूली बात नहीं है। उसे जिंदा रहने देना सिर्फ समस्याएं ही पैदा करेगा। हमने हु मेइएर को कभी किसी की इस तरह रक्षा करते नहीं देखा। और उसके लिए उसने सचमुच मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की, जो बहुत ही असामान्य है। लॉन्ग जायतियान की भौहें सिकुड़ गईं। लॉन्ग हुई बेहद ईर्ष्यालु थी। अब जब मेइएर खदान में घुस ही गई है, तो दादाजी फिर से हमला क्यों नहीं करेंगे? लॉन्ग जायतियान ने लॉन्ग हुई को नाराजगी से देखा। वह उसकी बात मानना चाहता था। मुझे उस पर हमला करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसे मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर उसकी मौत की वजह से मेइएर के मन में तुम्हारे प्रति नाराजगी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक है? लॉन्ग हुई ने सिर हिलाने से पहले खाली आंखों से देखा। यह इसके लायक नहीं है, लेकिन क्या हम वाकई उसे हु मेइएर के साथ अपना रिश्ता जारी रखने देंगे? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लॉन्ग जायतियान खुद को रोक नहीं पाया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, अपने बड़े भाई से और सीखो और देखो कि वह अपनी पसंद की औरतों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर तुम मेइएर को चाहते हो तो तुम्हें अपना दिमाग और लगाना होगा। दादाजी तुम्हें लोगों को मारने में मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी औरत का दिल पाने में मदद नहीं कर सकता, है ना? हु मान के कोई बेटा नहीं है, सिर्फ जियाओएर और मेइएर, ये दो बेटियां हैं। इसलिए अगर तुम और तुम्हारा बड़ा भाई इन दोनों को पाल लेते हो, तो भविष्य में ब्लड ग्रुप मेरे लॉन्ग परिवार का होगा। मेरे लॉन्ग परिवार की तीनों पीढ़ियों में हमने ब्लड ग्रुप की मदद के लिए दशकों मेहनत की है, इसलिए हम संप्रदाय के मुखिया होने के हकदार हैं। यह सुनकर लॉन्ग हुई का खून गर्म हो गया और उसने सिर हिलाया। अब समय आ गया है कि मेरा लॉन्ग परिवार प्रमुख परिवार बन जाए। निश्चिंत रहो दादाजी, मेइएर बच नहीं पाएगी और बड़े भाई की तरफ से हु जियाओएर जरूर पकड़ी जाएगी। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारा दृढ़ संकल्प है। लॉन्ग जायतियान ने उसे देखकर मुस्कुराया। लॉन्ग हुई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दूर बैठे काई यांग पर सारा दोष मर दिया। थोड़ी बेचैनी के साथ उसने कहा, दादाजी, वह व्यक्ति, तुम खुद ही मौका ढूंढ लो। उसकी ताकत ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम्हें उसका सामना करना चाहिए। हाँ, लॉन्ग हुई शरारत से हंसा। हालांकि अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि हु मेइएर जल्द ही वापस आने वाली थी। काई यांग अभी भी स्काई टावर का एक शिष्य था, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकता था। काई यांग थोड़ी देर बाहर इंतजार करता रहा। उसके बाद हु मेइएर पसीने से लथपथ बाहर आई। मुस्कुराहट से भरे चेहरे पर उसने काई यांग के हाथों में 4 बीज ठूंस दिए। सौभाग्य से यह जानलेवा नहीं था। ब्लड ग्रुप वाली युवती कुछ चीजें खरीदना चाहती थी, तो किस शिष्य की हिम्मत थी कि वह न बेचे। बहुत बहुत धन्यवाद। काई यांग ने बड़ी सावधानी से 4 बीज अपनी छाती वाली जेब में रख लिए। कुछ देर अपनी मूल स्थिति में खड़े रहने के बाद काई यांग ने संघर्ष करते हुए कहा, इस बार तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। हु मेइएर ने काई यांग को अजीब तरह से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? हाथ हिलाते हुए काई यांग ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आते? हालांकि हु मेइएर को नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है, फिर भी वह आज्ञाकारी होकर उसके पीछे चली गई।
लगभग 30 फुट चलने के बाद काई यांग अप्रत्याशित रूप से रुक गया और अपने पैर पर मुहर लगाते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तुम इस जगह को याद रखो। यहां से लगभग 70 फुट नीचे कुछ असामान्य चीजें होनी चाहिए। हु मेइर की आंखें संदेह से चौड़ी हो गईं, तुम्हें कैसे पता? काई यांग ने अस्पष्ट स्वर में बुदबुदाया, मैं जिस युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा हूं, एक निश्चित दूरी के भीतर मैं यांग द्वारा बताई गई सभी चीजों को महसूस कर सकता हूं। यहाँ नीचे, यहाँ एक यांग से जुड़ा खजाना होना चाहिए और इसकी यांग ऊर्जा में उतार चढ़ाव चमकीले यांग पत्थरों से कई गुना ज्यादा शुद्ध है। यहाँ आने से पहले ही काई यांग को इस क्षेत्र में कुछ असामान्यता का आभास हो गया था और इस पर विचार करने के बाद उसने हु मेइर को बताने का फैसला किया। एक कारण ये था कि यह क्षेत्र रक्त समूह से संबंधित होने के कारण अगर काई यांग चाहता भी तो भी वह इन खजानों को प्राप्त नहीं कर सकता था। दूसरा, वह अभी भी हु मेइर का एहसानमंद था और काई यांग ने आज उसकी मदद करते हुए उसकी हर हरकत देखी। काई यांग की बातें सुनकर हु मेइर डर गई। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मुझे विश्वास है, हु मेइर ने बहुत खुलकर जवाब दिया, जिससे काई यांग थोड़ा भावुक हो गया। तो अच्छी बात है, हल्के से मुस्कुराते हुए, हालांकि मुझे नहीं पता कि नीचे क्या है, लेकिन इसका मूल्य निश्चित रूप से कम नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि कुछ और भी है, लेकिन बारीकियों के लिए मुझे इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन मेरे अनुमान से नीचे छिपा रहस्य वही अजीबोगरीब रहस्य होना चाहिए जिसे तुम्हारा रक्त समूह खदान से जुड़ा हुआ सुझाने की कोशिश कर रहा है। यह बहुत संभव है कि उनके अस्तित्व के कारण ही यह यक्षशिरा मौजूद है। हु मेइर भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। अगर काई यांग की बात सच थी तो नीचे छिपा रहस्य बेहद महत्वपूर्ण था। तुम एक बुद्धिमान लड़की हो, इसलिए तुम्हें व्यवहार करना आना चाहिए। काई यांग ने गंभीरता से उससे आग्रह किया। मैं समझती हूँ। हु मेइर सिर हिलाती रही। ठीक है, तो चलो। ये कहते हुए वह मुस्कुराया। हाँ। जंगल में घूमते हुए हु मेइर और काई यांग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि साथ मिलकर जंगल की गर्माहट का आनंद लिया। हु मेइर बेहद खुश थी क्योंकि काई यांग ने उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। ये स्पष्ट था कि उसके बारे में उसकी धारणा काफी बदल गई थी, पिछली बार के विपरीत जब उसने उसे अनदेखा कर दिया था और उसे आदेश दिया था। इस बार मामला अलग था, वह उसके साथ ज्यादा नर्म और नर्म था। हम यहीं विदा लेंगे। अचानक काई यांग ने अपने कदम रोक दिए, जबकि हु मेइर विचलित दिख रही थी, अपनी अनिच्छा दर्शा रही थी। पलक झपकते ही दोनों लोग चौराहे पर पहुंच गए थे। समय कितनी जल्दी बीत गया। हु मेइर थोड़ा उदास हो गई। अलविदा, काई यांग ने जल्दी से यह कहा और स्काई टावर पवेलियन की ओर वापस भागी। वह सचमुच आसानी से बहकने वाला आदमी नहीं है। हु मेइर ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जोर से हंसी। कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम के पास काई यांग ने अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उससे ज्यादा दूर नहीं, 3 सूर्य फल के 3 पेड़ मजबूती से बढ़ रहे थे। तीनों में से सबसे बड़े पेड़ पर पहले से ही 3 फल लगे हुए थे, सभी पकने के कगार पर थे। तीनों में से सबसे छोटा पेड़ अभी अभी जमीन से निकला था, वह अभी भी एक छोटा सा पौधा था। जब से उसने रक्त समूह की खदान छोड़ी थी, काई यांग कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम में दिन रात बिना रुके साधना कर रहा था, यहां तक कि खाना भी भूल गया था। लोंग जाइतियान के मनमौजी हमलों ने उसे और मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया था। उस घटना का बदला वह अपने ही हाथों लेना चाहता था। 10 दिनों के प्रशिक्षण के बाद वह संयमित शरीर के 9वें चरण के चरम पर पहुंच गया था और सफलता की कगार पर था। लेकिन वह कुछ मुख्य बिंदुओं को समझने में असमर्थ लग रहा था, जिससे काई यांग निराश महसूस कर रहा था। वह जानता था कि किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक अवसर की आवश्यकता होती है, और यह विभिन्न उप चरणों को पार करने जितना आसान नहीं था। भले ही उसके पास पर्याप्त विश्व क्यों ही हो, उसे एक संयोगवश मुलाकात करनी होगी और समझना होगा कि क्या समझने की जरूरत है। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो प्रशिक्षण के ये दिन काफी सुचारू रूप से बीते। उसे अब झाड़ू लगाने जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसके पास प्रशिक्षण के लिए और घंटे थे। 3 पत्ती वाले अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास की जड़ी बूटियां बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। धूप के दबाव के बिना सच्ची यांग रणनीति को सक्रिय करने के परिणाम स्पष्ट रूप से तेज थे, जिससे काई यांग पृथ्वी से यांग क्यूई को अधिक आसानी से अवशोषित कर सकता था। लेकिन संघनित हुई सभी यांग द्रव की बूंदें 3 सूर्य फल के बीजों को रूपांतरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल की गईं। उसके दानतेन में एक भी बूंद नहीं बची। शब्द का सार काई यांग के चारों ओर एकत्रित हो गया, जो प्रारंभिक तत्व अवस्था में प्रवेश करने वाला था और उसके शरीर को नई ऊर्जा से भर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से काई यांग सफल नहीं हुआ।
एक दिन और रात के बाद भी काई यांग अभी भी इस अड़चन में फंसा हुआ था। हालांकि उसे कोई चिंता या अधीरता महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी वह खुद को उन बेड़ियों से मुक्त नहीं कर पा रहा था जो उसे जकड़े हुए थी। ये बहुत ही अजीब था। एक और रात आई, तारों भरे आसमान के नीचे कुंडलित ड्रैगन धारा के पास काई यांग एक बेचैन मनोदशा में डूब गया। उसकी सारी विश्व क्यूई अस्त व्यस्त हो गई और उसके चेहरे पर एक बेहद दर्दनाक भाव उभर आया। कुछ ही दूरी पर जियानिंग चांग, जो काई यांग को देख रही थी, चीखने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि वे काफी दूर थे, फिर भी वह असामान्य विश्व क्यूई उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। उन विश्व क्यूई उतार चढ़ावों के भीतर एक ठंडी और बुरी क्यूई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यह अंधकार में साधनाओं में प्रवेश करने का एक स्पष्ट संकेत था। वह संयमित शरीर की 9वीं अवस्था से केवल प्रारंभिक तत्व अवस्था में प्रवेश कर रहा था, तो फिर अंधकार में साधनाओं में अनजाने में प्रवेश करने की संभावना कैसे हो सकती है? ये कहना गलत होगा कि काई यांग जैसे निम्न स्तर की साधना करने वाले मार्शल अभ्यासी के पास अंधकार में साधनाओं के लिए योग्यता भी नहीं थी। केवल उच्च स्तर पर पहुंचने पर ही उसे उस दिशा में साधना शुरू करने का अवसर मिलता। लेकिन ये स्थिति वास्तव में काई यांग के साथ घटित हो रही थी। जियानिंग चांग की सुंदर भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। वह वहां इसलिए थी क्योंकि उसने काई यांग को ढूंढा था। उसने 2 साल से ज्यादा समय तक काई यांग पर नजर रखी थी, इसलिए यह उसकी आदत बन गई थी। काई यांग के अचानक गायब होने से पिछले कुछ दिनों में वह थोड़ी अकेली हो गई थी और वह जो कुछ भी करती थी, वह दिलचस्प नहीं लगता था। उसे ढूंढते हुए उसने उसे कुंडलित ड्रैगन धारा के पास पाया और उसके दिल का बड़ा पत्थर हट गया। पहुंचने के बाद जियानिंग चांग को पता चल गया कि काई यांग सफलता पाने वाला है। एक दिन इंतजार करने के बाद काई यांग ने अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं किया था, और अब यह अजीब बात सामने आई थी, तो उसे संदेह क्यों नहीं हो सकता था? जैसे ही जियानिंग चांग अंदर से बेचैन हो रही थी, काई यांग के भीतर से एक शुद्ध और प्रचंड गर्म ऊर्जा फूट पड़ी। उस प्रचंड गर्म ऊर्जा के प्रकट होने के साथ ऊर्जा के राक्षसी अंश धीरे धीरे जलकर राख हो गए और काई यांग की विश्व क्यूई में उतार चढ़ाव तुरंत स्थिर हो गए। सच्ची यांग ऊर्जा। जियानिंग चांग का छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया और उसके आकर्षक चेहरे पर उसका विस्मय झलक रहा था। लगभग चीखते हुए, यह इतनी शुद्ध कैसे हो सकती है? वह शुद्ध और प्रचंड गर्म ऊर्जा स्पष्ट रूप से यांग प्रकार की ऊर्जा थी। स्काई टावर के कई शिष्य अग्नि या यांग प्रकार के युद्ध कौशल की साधना करते हैं और इस प्रकार की उग्र विश्व क्यूई से संपन्न होते हैं। लेकिन चाहे किसी भी शिष्य की विश्व क्यूई की तुलना काई यांग से की जाए, वह उसकी जितनी शुद्ध नहीं होगी। यह प्रचंड गर्म ऊर्जा बहुत सघन नहीं थी, क्योंकि काई यांग की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन यह असामान्य रूप से स्वच्छ थी, इसमें जरा भी अशुद्धता नहीं थी, किसी ऐसे जलस्रोत की तरह जो बाहरी दुनिया से दूषित न हुआ हो। इससे पहले कि वह संभल पाती, जियानिंग चांग ने देखा कि उस प्रचंड ऊर्जा द्वारा दबाई जा रही राक्षसी ऊर्जा भी काई यांग के अंदर बिखरते हुए उसी ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित हो रही थी। थोड़ी देर बाद एक और सच्चा यांग विस्फोट हुआ। मैं काई यांग से बाहर आया और बची हुई काली ऊर्जा को दबा दिया, जिससे काई यांग फिर से स्वस्थ हो गई। ये कुछ बार दोहराया गया, जिससे जियानिंग चांग हक्की बक्की रह गई। उसने ऐसी विचित्र घटना न पहले कभी देखी थी और न ही सुनी थी जब कोई मार्शल अभ्यासी प्रारंभिक तत्व अवस्था में प्रवेश करता है। दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक तत्व अवस्था में प्रवेश करने पर कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अवस्था अभी भी काफी निम्न थी, इसलिए प्रतिबंध भी थे। जब तक कोई थोड़ा प्रयास करता, तब तक वह आगे बढ़ सकता था, लेकिन काई यांग के साथ ऐसा नहीं था। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसे जो प्रतिबंध झेलने पड़े थे, वे किसी और के मुकाबले कहीं ज्यादा थे, और वास्तव में उन प्रतिबंधों के बराबर थे जो उसे उच्चतर अवस्थाओं में प्रवेश करते समय झेलने पड़े थे। काई यांग इस समय बहुत कष्ट सह रहा था, लेकिन तभी उसने अगले चरण में थोड़ा सा प्रवेश कर लिया था। वह पहले ही प्रारंभिक तत्व अवस्था में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसी क्षण उसकी हड्डियों के भीतर से एक दुष्ट ऊर्जा निकली जिससे उसकी एकाग्रता भंग हो गई। सौभाग्य से उसकी यांग वर्ल्ड क्यू ने उसे अपना मन साफ करने की अनुमति दी। इस समय उसके शरीर के अंदर 2 ऊर्जाएं एक भयंकर युद्ध लड़ रही थीं। एक वह यांग ऊर्जा थी जिसे उसने विकसित किया था और दूसरी वह दुष्ट ऊर्जा जो उसकी हड्डियों से उत्पन्न हुई थी। दोनों पक्ष अंतहीन संघर्ष कर रहे थे, उसके शरीर को अपने युद्ध क्षेत्र की तरह समझ रहे थे। दुष्ट ऊर्जा ने उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसका मन थोड़ा उलझन में पड़ गया था और उसके मन में रक्तपिपासु भावनाएं उभर रही थीं। वह किसी को मारने के लिए ढूंढना चाहता था। यह वैसा ही था जैसे किसी युद्ध के दौरान दूसरों द्वारा घायल किए जाने पर, और यह अलग भी था।
हालांकि घायल होने पर भी उसे युद्ध के दौरान रक्तपिपासु महसूस होता था, फिर भी उसका मन साफ था। जबकि उसकी यांग विश्व क्यूई उसके शरीर के निचले हिस्से पर कब्जा किए हुए थी, जिससे उसका शरीर बेहद साफ और मुक्त था। अंतहीन चक्कर लगाते हुए किसी को भी स्पष्ट विजेता और हारने वाले का निर्धारण करने में असमर्थ छोड़ दिया। काय यांग को सबसे ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। जिया निंग चांग अपने चुस्त काले कपड़े पहने हुए स्काई टॉवर के चारों ओर दौड़ रही थी, जिससे उसका अद्भुत शरीर दिखाई दे रहा था। पतली कमर, लंबी पतली टांगें, जो लोगों को अपनी कल्पनाओं में खो जाने पर मजबूर कर देती थी। बेचैनी और चेहरे पर काले घूंघट के साथ वह काय यांग की ओर दौड़ी। वह काफी देर से अपनी जगह से देख रही थी और काय यांग के लिए बहुत चिंतित थी। कई बार सोचने के बाद उसने फिर भी उसके पास जाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। आमतौर पर जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे परेशान नहीं किया जा सकता, लेकिन जियानिंग चांद काय यांग के अंदर चल रही अराजक लड़ाई को साफ महसूस कर सकता था। यह युद्ध के लिए खून की प्यास जैसा बपतिस्मा था। केवल एक युद्ध ही उसे राहत दे सकता था, केवल वही उसे उस अंतहीन चक्र से निकलने में मदद कर सकता था। इसलिए जियानिंग चांग उसके पास जाने से पहले अपने कपड़े बदलने के लिए अपने घर लौट गई, वरना वह उसे पहचान सकता था। आखिरकार वे पहले भी आमने सामने मिल चुके थे। जल्दी से वापस लौटते हुए काय यांग अभी भी तड़प रहा था और उसकी हरकतें पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियानिंग चांग सीधे काय यांग पर टूट पड़ी। उसकी आकर्षक आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे, उसके हाथ ने हमला कर दिया। चूंकि उसने पहले ही उसकी मदद करने का फैसला कर लिया था, जियानिंग चांग अपनी कमियां उजागर नहीं करना चाहती थी। काय यांग से लड़कर उसकी मदद करने के बाद ही वह सफलता हासिल कर पाएगा। इसलिए उसका पहला वार हत्या के इरादे से भरा हुआ था। काय यांग की शक्ति केवल संयमित शरीर के 9वें चरण तक ही सीमित थी, इसलिए जियानिंग चांग ने केवल प्रारंभिक तत्व द्वितीय तृतीय क्षेत्र के आसपास की शक्ति का ही उपयोग किया। काय यांग, जो एक नाजुक मोड़ पर था, उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और उसके चारों ओर एक ठंडा दबाव महसूस हुआ। प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय न मिलने पर उसे लगा कि वह जीवन मरण की स्थिति में है। जैसे ही उसे इस आभास के बारे में संदेह हुआ, उसके शरीर के किनारे से हथेली की आवाज आई। किसी ने उस पर चुपके से हमला कर दिया था। काय यांग तुरंत जाग गया। वो डरा नहीं था, बल्कि खुश था, क्योंकि वह एक तरफ कूद गया। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसने तेजी से मुट्ठी तान दी। जब वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी लड़ाकू भावना जाग उठी थी, और जब वह सोच रहा था कि अपने शरीर की ऊर्जा को कैसे मुक्त करे, तो किसने सोचा था कि कोई इस तरह आकर खुद को प्रकट कर देगा। काय यांग को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उस पर यह गुप्त हमला कौन करने आया था, क्योंकि वह तो बस लड़ना चाहता था, एक सार्थक युद्ध लड़ना चाहता था। दुश्मन की आवाजें और उनकी विश्व क्यूई की धड़कन सुनकर काय यांग जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। जिया निंग चांद का हमला खाली जगह पर लगा, इसलिए उसने शांति से अपनी गति धीमी कर ली, जबकि उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। हालांकि उसने केवल शुरुआती तत्व तृतीय चरण में ही शक्ति का प्रयोग किया था, फिर भी वह उसके बराबर नहीं था। उसका हमला सफलतापूर्वक लग जाना चाहिए था। थोड़ा पीछे हटते हुए काय यांग ने चांदनी का उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को देखने के लिए किया। वह एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ये लड़की कैसे हो सकती है? काय यांग की भौहें सिकुड़ गईं और वह असंतुष्ट होकर बुदबुदाया। जैसे ही जिया निंग चांग ने ये शब्द सुने, वह गुस्से से कांप उठी। दांत पीसते हुए उसका शरीर हल्के से उछल पड़ा, जबकि विश्व क्यूई उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया और आकाश से ढक गया। उसकी हथेली की छवियां काय यांग के सिर की ओर निर्देशित थीं। उन शब्दों ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया था। काय यांग चीखा और अपनी उबलती हुई गर्म शब्द क्यूई के साथ अपनी सारी शक्ति जियानिंग चांग से भिड़ गई। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक महिला थी, काय यांग नर्म नहीं था। उनकी शक्ति स्पष्ट रूप से उससे एक स्तर अधिक थी, साथ ही उनमें हत्या की मंशा भी थी, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। बिजली और आग आपस में मिल गए। काय यांग और जियानिंग चांग दोनों युद्ध में मजबूती से बंधे हुए थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह काय यांग के लिए प्रतिकूल था। उसकी युद्ध शैली जबरदस्त ताकत के विस्फोट जैसी थी, और हालांकि उसकी मारक क्षमता भयंकर थी, लेकिन वह जियानिंग चांग की फुर्ती के सामने टिक नहीं पाती थी। अगर वह 2 बार हमला करता, तो जियानिंग चांग 3 बार हमला करती। जियानिंग चांग की फुर्तीली चाल, जो उसे हर दिशा में घूमने की अनुमति देती थी, के साथ मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदर काय यांग के साथ छल कर रहा हो। काय यांग को बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गुस्से से आग बबूला हो गया।
वह समझ सकता था कि इस प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उसकी प्रतिद्वंद्वी उससे लड़ते हुए अपनी असली ताकत छिपा रही है। ऐसे विरोधियों से लड़ना, उन पर वार कर पाना वाकई एक चमत्कार होगा। चेहरा काला पड़ गया, गुस्से से उबल रही जिया निंगचांग अचानक मुस्कुराने लगी। उसने सोचा, तुम्हें बकवास करने के लिए किसने कहा? तुम तो बुरी तरह पिटने के लायक हो। कुछ ही पलों में काय यांग को हुए दर्द और घावों ने उसके खून में उत्तेजना जगा दी। ऊर्जा किसी उफनती नदी की तरह उमड़ रही थी। उसने ध्यान से सुना, वह लहरों के टकराने की आवाज भी सुन सकता था, जैसे जैसे उसके पूरे शरीर में परिचित गर्माहट फैल रही थी और उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही थी। जिया निंगचांग बार बार सदमे के लक्षण दिखा रही थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस छोटे भाई की विश्व क्यूई की लहरें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसकी ताकत धीरे धीरे संयमित शरीर अवस्था से निकलकर प्रारंभिक तत्व अवस्था तक पहुंचने लगी थी। यह तो कहना ही क्या कि यह अभी रुकी नहीं थी और धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही थी। वह मुट्ठी जो अपने साथ गर्म शब्द क्यूई लिए हुए थी, बड़ी और मजबूत, बड़ी और भारी होती जा रही थी। जिया निंगचांग को लगने लगा कि वह अब और नहीं टिक पाएगी, इसलिए उसने अपनी ताकत थोड़ी और बढ़ा ली और सहन करते हुए अपने दांत भींच लिए। तुम्हें किसने यहां आने और मुझे मारने की कोशिश करने के लिए मजबूर किया? इस भीषण युद्ध के बीच काय यांग ने अचानक उदास चेहरे से उससे पूछा। उसकी आवाज गहरी और निराशा से भरी थी। जिया निंगचांग ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान काय यांग की चालों को रोकने में लगा दिया। अब तक काय यांग की ताकत उसके बराबर ही थी, बिना किसी को जरा भी फायदा हुए। जब तक वह उसकी मुट्ठी के निशाने पर थी, उसे अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली शुद्ध यांग क्यूई को रोकने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े। जिया निंगचांग काफी डरी हुई थी और उसे डर था कि उसने इस शुद्ध यांग वर्ल्ड क्यूई की ताकत को कम करके आंका है। ठीक है, शुद्धता का ये स्तर कोई साधारण मार्शल आर्ट अभ्यासी तक नहीं पहुंच सकता था। जैसे ही काय यांग और जिया निंगचांग ने फिर से हाथ जोड़े, दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। प्रतिद्वंद्वी महिला की ओर आंखें सिकोड़ते हुए काय यांग की नजर उसके माथे पर पड़ी और उस पर एक हल्का सा निशान था। थोड़ा चौंक कर काय यांग ने पूछा, तुम्हारा रूप? तुम मेरी बड़ी बहन जैसी लगती हो। जिया निंगचांग उस समय काय यांग के यांग क्यू के आक्रमण से बचाव कर रही थी, इसलिए जब उसने ये शब्द सुने तो वह चौंक गई। उसने सोचा, ये कब उजागर हुआ? उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके माथे पर पड़े उस हल्के से निशान ने काय यांग के संदेह को जगाया था। काय यांग को याद आया कि जिया निंगचांग के माथे पर उस निशान के पास एक नीला रत्न था। जिया निंगचांग की आंखें घबराहट से झपकने लगी, उसकी पलकें लगातार कांप रही थीं। इस बीच काय यांग ने बड़ी मुस्कान दी। इससे अचानक उसके हमले रुक गए, इसलिए उसने उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया और उसका घूंघट फाड़ दिया। उस पल तक जिया निंगचांग अभी अभी होश में आई थी और ये बताने को तैयार नहीं थी कि वह कौन है। पहली बात, वह काय यांग पर दबाव बढ़ाना चाहती थी, और दूसरी बात, वह थोड़ी शर्मिंदा भी थी। आखिरकार पिछली बार की मुलाकात बहुत ही अजीब थी, तो वह अपना घूंघट कैसे उतार सकती थी? हताशा के एक पल में वह अपनी ताकत को दबा नहीं पाए और विश्व क्यूई का एक भयंकर विस्फोट हुआ। कियाए यांग अजीब तरह से चिल्लाया और काफी दूर तक पीछे की ओर उड़ गया। जब वह जमीन पर उतरा तो वह और लुढ़कता रहा। जब वह रेंग कर ऊपर आया तो वह मादा अभी भी वहां कैसे हो सकती थी? वह तो कब की भाग चुकी थी, भगवान जाने कहां। क्या ये सच में हो सकता है? तभी उसने यूं ही सवाल पूछ लिया था, लेकिन किसने सोचा था कि वह इतनी बुरी तरह प्रतिक्रिया देगी। विश्व क्यूई से प्रभावित उस आखिरी हमले ने काय यांग को उनकी ताकत में भारी अंतर का एहसास करा दिया। अगर वह सचमुच उसे मारना चाहती थी तो बस हाथ उठाना ही काफी था। क्या उसके लिए उसके साथ युद्ध शुरू करना वाकई जरूरी था? अब यह जरूरी नहीं था कि ऐसा हो या ना हो, क्योंकि उस युद्ध की उत्तेजना में उसे बांधने वाली बेड़ियां टूट गई थी। वह तुरंत बैठ गया और ध्यान से विश्व ऊर्जा को महसूस करने लगा। अगले ही घंटे में सांसारिक ऊर्जा काय यांग की दिशा में तेजी से बहने लगी। गहरी सांस लेते हुए काय यांग के सभी रोमछिद्र खुल गए और उन्होंने खुशी खुशी विश्व ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। खींची गई विश्व ऊर्जा काय यांग के शरीर में घूमने लगी और उसके पूरे शरीर को शुद्ध कर दिया। यह हर उस मार्शल अभ्यासी को दिया जाने वाला एक अवसर था जो उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करता है। जहां तक शुद्धिकरण के परिणामों की बात है, यह इस बात पर निर्भर करता था कि अभ्यासी इसमें कितना प्रयास करता है। 100 फीट दूर जिया निंगचांग ने घबराहट में उसे सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि काय यांग उसे पहचान पाएगा। हालांकि उसने आखिरकार उसे सफलता पाने में मदद की थी, इसलिए उसने अपने प्रयास व्यर्थ नहीं किए थे।
जैसे ही वह घबरा रही थी, एक व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। एक साधारण वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। यह बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से गोरा था और मिलनसार लग रहा था। उसका चेहरा देखने के बाद जिया निंगचांग ने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। संप्रदाय प्रमुख को नमस्कार। बुजुर्ग व्यक्ति ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे स्काई टावर के शिष्यों में से नहीं हैं, औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। जिया निंगचांग ने धीरे से कहा, लेकिन आप मेरे गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप मेरे वरिष्ठ हैं। जब संप्रदाय प्रमुख ने जिया निंगचांग के चतुर और समझदारी भरे व्यवहार को देखा, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मिंगवू या सचमुच इतने अच्छे व्यवहार वाले शिष्य को स्वीकार करने के लिए भाग्यशाली है। अपने दो शिष्यों को याद करते हुए प्रमुख ने मन ही मन आह भरी। जिया निंगचांग को अपने अतीत का पूरा एहसास था और उसके चेहरे पर उदासी देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे दिलासा दे। वह बस चुप हो गई। बिना कुछ बोले प्रमुख ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और फिर काई यान की ओर बढ़ाया। उस क्षण जिया निंगचांग को लगा जैसे उस क्षेत्र का आकाश और पृथ्वी दो टुकड़ों में बंट गए हों, मानो कोई विशाल अदृश्य हथेली उस क्षेत्र को सभी जिज्ञासु आंखों से बचा रही हो। इस युवा की सफलता से काफी हंगामा मच जाना चाहिए था, इसलिए बेहतर होगा कि इसे पहले छिपाया जाए। ऐसा दूसरों की जांच से बचने के लिए है। प्रमुख ने समझाना शुरू किया। जिया निंगचांग असमंजस में थी। यह मुखिया, जो अक्सर साल भर दूसरों को दिखाई नहीं देता था, काई यान के साथ इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा था। हालांकि वह उलझन में थी, फिर भी उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। एक बूढ़ा, एक जवान इस 100 फुट की दूरी पर खड़ा रहा और वे काई यान की स्थिति पर नजर रखे रहे। विश्व ऊर्जा काई यान के संयमित शरीर में प्रवेश कर गई और उसके हर इंच में फैल गई। हालांकि कोई प्रारंभिक तत्व के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकता था, वे देख सकते थे कि 10 फुट के दायरे में काई यान को मूल मानकर हवा का एक बड़ा झोंका घूम रहा था। काई यान के चारों ओर का शोर वास्तव में छोटा नहीं था। यह तो प्रारंभिक तत्व अवस्था में एक प्रगति मात्र थी, तो यह ऐसा कैसे हो सकता है। जिया निंगचांग वास्तव में इसे समझ नहीं पाए। समय बीतने के साथ काई यान के शरीर में धीरे धीरे ढोल की आवाज आने लगी। उसे लगा जैसे उसका शरीर किसी गुब्बारे की तरह फैल रहा हो, क्योंकि उसमें काफी मात्रा में विश्व ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही जिया निंगचांग मन ही मन उसके लिए चिंतित हो रही थी, उसका शरीर पहले जैसा हो गया। सिर के अवरोध के नीचे भी वह अभी भी विश्व क्यूई के भयावह उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि विश्व क्यूई की विशाल मात्रा का यांग द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। और अप्रत्याशित रूप से कुंडलित ड्रैगन धारा से ऊर्जा की एक धधकती लाल धारा फूट पड़ी। ऊर्जा की ये पट्टियां लाल रिबन की तरह थीं। कुंडलित ड्रैगन धारा के तल से उठकर काई यांग के रोमछिद्रों से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यांग ने क्यूई का गुणगान किया। जिया निंगचांग को एहसास हुआ कि काई यांग ने पहले जो ऊर्जा अवशोषित की थी, वह विश्व ऊर्जा थी, और इस बार यह यांग द्वारा क्यूई का गुणगान था। हालांकि इसे अभी भी विश्व ऊर्जा माना जा सकता था, लेकिन यह एक ही गुण वाली ऊर्जा थी। काई यांग द्वारा क्यूई के पूरी तरह से अवशोषित हो जाने के बाद ही यह हलचल शांत हुई। बुरा नहीं। मुखिया थोड़ा मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाकर उसने जो अवरोध खड़ा किया था उसे हटा दिया। पल भर में उसकी आकृति गायब हो गई और जिया निंगचांग के कान के पास सिर्फ उसकी आवाज रह गई, कृपया पूछिए कि क्या आपके गुरु मेरे यहाँ कुशल से हैं। समझ गया। जिया निंगचांग ने काई यान की सफलता के परिणामों की जांच करने से पहले सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। सिर्फ एक नजर में जिया निंगचांग दंग रह गई। प्रारंभिक तत्व द्वितीय चरण। उसे लगा कि उसने गलत अनुमान लगाया है, इसलिए उसने दोबारा जांच की और पुष्टि की कि काई यांग वास्तव में प्रारंभिक तत्व द्वितीय चरण तक पहुंच गया था। इस बार उसकी सफलता में न केवल एक उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करना शामिल था, बल्कि एक उपचरण को भी पार करना शामिल था। क्या वह सपना देख रही थी? जिया निंगचांग का अपना शरीर विशेष था और अपनी सावधानीपूर्वक साधना और प्रशिक्षण के बावजूद जब वह आगे बढ़ी तो उसने सीधे 2 चरणों को पार नहीं किया। तो आज जब उसने काई यांग को अपने सामने यह उपलब्धि हासिल करते देखा, तो वह दंग कैसे न रह गई। जैसे ही वह उसे अचंभित होकर देख रही थी, काई यांग, जो पालथी मारकर बैठा था, अचानक खुद से बुदबुदाया। तो यह ऐसा था। ऐसा कहते हुए उसके शरीर से विश्व क्यू के उतार चढ़ाव सघन हो गए और वह प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में पहुंच गया। राक्षस। जिया निंगचांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि उसे एक बार फिर अपने आत्मविश्वास पर आघात लगा। कुछ देर अपनी स्थिति में बने रहने और यह पुष्टि करने के बाद कि काई यांग की ताकत फिर से नहीं बढ़ेगी,
जियानिंग चांग ने आखिरकार राहत की सांस ली, फिर दुखी होकर वहां से चली गई। काई यांग पूरी रात कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम के पास बैठा रहा, लेकिन उसने अपनी सच्ची यांग रणनीति का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी सफलता के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को समझने की कोशिश की। उसकी सफलता के दौरान काई यांग में दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश कर गई थीं। एक थी विश्व ऊर्जा, जो उसके डेंटियन में अवशोषित नहीं हुई थी, यह उसकी हड्डियों द्वारा अवशोषित हो गई थी, सिवाय संयमित शारीरिक ऊर्जा के एक अंश के। दूसरी प्रकार की ऊर्जा कुंडलित ड्रैगन धारा के भीतर से यांग द्वारा निर्दिष्ट ऊर्जा थी, जो पूरी तरह से उसकी हो गई थी। यह ऊर्जा यांग द्रव की 5 बूंदों में संघनित हो गई थी और शांतिपूर्वक उसके डेंटियन में निवास कर रही थी। पूरी रात सोचने के बाद काई यांग को अंततः एक स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त हुआ। समझ। सुनहरा कंकाल उसे लगी चोट या दर्द को भांप लेता था और उसकी सहन शक्ति को बहाल कर देता था, लेकिन इस ऊर्जा को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। ये शून्य से नहीं आ सकती थी, इसलिए विश्व ऊर्जा को अवशोषित करना समझना मुश्किल नहीं था। इस बार उसके द्वारा अवशोषित की गई विश्व ऊर्जा बाद में जब उसे सहन शक्ति बढ़ाने की जरूरत होगी, उसे वापस दे दी जाएगी। ये भी सुनहरे कंकाल के गहन उपयोगों में से एक था, और यही कारण था कि युद्ध के दौरान जरूरत पड़ने पर यह उसकी सहन शक्ति को बढ़ा सकता था। काई यांग ने भी सोचा था कि वह केवल यांग प्रकार की ऊर्जा ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह सच्ची यांग रणनीति का अभ्यास कर रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस सिद्धांत का परीक्षण किया जाना चाहिए। अगर वह सचमुच ऐसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था जो यांग से संबंधित नहीं थी, तो उसकी प्रशिक्षण गति पहले से भी तेज हो जाती। इससे काई यांग थोड़ा खुश हुआ। हालांकि सच्ची यांग रणनीति शक्तिशाली थी, फिर भी उसकी सीमाएं थीं। हालांकि अगर उसका सिद्धांत सही था, तो उसे अब उपयुक्त प्रशिक्षण वातावरण खोजने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। गहरी सांस छोड़ते हुए काई यांग खड़ा हो गया। अपनी पूरी एकाग्रता से उसने यह महसूस किया कि उसने सचमुच सफलता प्राप्त कर ली है और वह प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में पहुंच गया है। कल रात अपने शरीर में प्रवेश करने वाली दो ऊर्जाओं के आकार के बारे में सोचकर काई यांग को सुकून का एहसास हुआ। अपनी आंतरिक विश्व क्यूई के स्थिर होने और प्रारंभिक तत्व चरण तक पहुंचने के साथ, भले ही उसकी विश्व क्यूई की मात्रा कम थी, यह सफलता स्पष्ट रूप से असाधारण थी। उसके शरीर में स्थित विश्व क्यूई ने उसके स्वर्ग चक्र को बढ़ाने, उसके स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को जोड़ने और इस प्रकार उसकी सच्ची यांग युक्तियों के काम करने की गति को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि इस चरण तक पहुंचने के बाद कुछ हद तक प्रशिक्षण आसान हो गया था। लेकिन निश्चित रूप से पूर्वापेक्षा ये थी कि आपके पास एक उपयुक्त साधना वातावरण हो। कुंडलित ड्रैगन धारा से वापस आते हुए काई यांग को केवल खुशी का एहसास हुआ। क्षेत्र में वृद्धि के साथ दुनिया के प्रति उसका दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आंखें थोड़ी साफ हो गई थीं। 50 फुट के दायरे में वह किसी व्यक्ति की सांसों को भी महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अपनी लकड़ी की झोपड़ी की ओर जा रहा था, काई यांग को अचानक एक जानी पहचानी पीड़ा भरी चीख सुनाई दी। काई यांग अपनी जगह पर रुककर सुनने गया, लेकिन हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। सू मू को फिर से कोई कैसे पीट सकता है? लेकिन यह मुख्य द्वार के अंदर की बात थी, इसलिए अगर उसे कोई पीट रहा था, तो शायद किसी द्वंद्व युद्ध की वजह से। अगर वह दूसरों के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो वह खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकता था। चाहे जो भी हो, काई यांग ने वहां जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। स्काई टावर पवेलियन के अंदर जैसे ही लोग द्वंद्वयुद्ध शुरू करते, कोई भी जगह युद्ध का मैदान बन सकती थी। जहां सू मू को पीटा जा रहा था और जहां काई यांग था, वहां से दूरी ज्यादा नहीं थी, और पहुंचने के लिए बस थोड़ी ही दूरी तय करनी पड़ती थी। वहां काफी लोग तमाशबीन थे, और जैसे ही काई यांग ने उस दृश्य पर नजर दौड़ाई, उसे साफ तौर पर लोगों के दो मुख्य समूह दिखाई दिए। जहां वह खड़ा था, वहां से लगभग 10 फुट की दूरी पर परिचित ली युनतियान और झाओ हो और उनके कुछ अन्य अधीनस्थ खड़े थे। लेकिन जब वे अपने सामने खड़े लोगों से भिड़ रहे थे, तो उनके चेहरे पर क्रोध भरा हुआ था। यह बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। काई यांग ने उसे देखते ही भौहें सिकोड़ ली। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच बातचीत, चाहे कोई हारे या जीते, इतनी नहीं बढ़ती। ली युनतियान और अन्य लोग साफ तौर पर किसी अन्याय से नाराज लग रहे थे और मानो वे एक गिरोह युद्ध शुरू करना चाहते थे। इन दो समूहों के लोगों के अलावा स्काई टावर के कई अनुयायी भी थे, जो इन लड़ाकों को घेरकर यह नाटकीयता देख रहे थे। इन अनजान दर्शकों की संख्या भी कम नहीं थी, क्योंकि वे अपनी उंगलियों से चल रहे द्वंद्वयुद्ध की ओर इशारा कर रहे थे। अपने मन में कुछ शंकाएं लिए काई यांग भीड़ को चीरता हुआ धीरे धीरे ली युनतियान के पास पहुंचा।
उसने देखा कि सुमियो की नाक से खून बह रहा था और चेहरा सूजा हुआ था। वह एक ऐसे नौजवान का सामना कर रहा था जो उससे ज्यादा उम्र का नहीं था, इसलिए वह बहुत ही दयनीय लग रहा था। वह नौजवान बहुत शांत और संयमित था, उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था और वह सुमियो को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। वह सुमियो के हमलों को सहजता से रोक रहा था और उसे उकसा भी रहा था। और जैसे ही सुमियो जोर से चिल्लाया, वह आगे कूद पड़ा, लेकिन उसके हमले का आसानी से जवाब दिया गया। कुछ देर देखने के बाद काय यांग की भौहें तन गईं, क्योंकि उसने देखा कि ऐसा इसलिए नहीं था कि सुमियो के वार उस नौजवान पर नहीं लगे, बल्कि इसलिए था कि सुमियो के वार का उस नौजवान पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि सुमियो को हल्की चोटें आईं। जब सुमियो का मुक्का लगा तो उस नौजवान की पलक तक नहीं झपक रही थी, जबकि दूसरी ओर सुमियो को हल्की चोटें आईं। दोनों के बीच विश्व की ऊर्जा के उतार चढ़ाव में अंतर बहुत कम था, दूसरे शब्दों में उनकी ताकत लगभग बराबर थी। जब वे लड़ रहे थे तो उनके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता था? क्या हो रहा है? काय यांग ने ली युनतियान के कंधे पर थपथपाते हुए पूछा। पीछे मुड़कर ली युनतियान का चेहरा खुशी से भर गया और उसने जवाब दिया, बड़े भाई काय। ये चिल्लाहट सुनकर झूहू और बाकी लोगों ने काय यांग को देखा और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, फिर मुड़कर सामने खड़े लोगों का सामना किया। सुमियो उनका प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं है? काय यांग ने अपनी हैरानी जाहिर की, उनकी ताकतें लगभग एक जैसी होनी चाहिए। ली युनतियान ने तुरंत सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर भाव उतर गए। हाँ, युवा गुरुसु इस समय प्रारंभिक तत्व द्वितीय चरण में है, जबकि वह व्यक्ति प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में है। अगर आप वाकई निष्पक्ष होना चाहते हैं, तो आपको कहना होगा कि युवा गुरुसु उनके बिल्कुल विरोधी नहीं है, इसलिए उनके लिए यह आसान नहीं होगा। लेकिन यह व्यक्ति बेहद घृणित है। साथ ही शिष्यों के रूप में, जब हम नोट्स का आदान प्रदान करते हैं और अपने द्वंद्वयुद्ध के दौरान, हम किसी भी खजाने या कलाकृतियों का उपयोग नहीं करते हैं। हालांकि उसने वास्तव में एक रक्षात्मक कलाकृति पहनने की हिम्मत की। सुमियो के हमले अपनी ताकत कैसे दिखा सकते हैं? यह सुनकर काय यांग के चेहरे पर चिंतन प्रकट हुआ। रक्षात्मक कलाकृति, ठीक है, ली युनतियान ने दांत पीसते हुए कहा, वह महापुरुष का मांस और रक्त का पोता है, उसका नाम वेई जुवान है। उसकी रक्षात्मक कलाकृति उसे महापुरुष ने व्यक्तिगत रूप से दी थी। दूसरी पीढ़ी का एक और गुरु। धीरे धीरे चीजें साफ होती गईं। सुमियो के पीछे एक एल्डर था और यह वेई जुवान ग्रैंड एल्डर का पोता था। दोनों के पास शक्तिशाली समर्थन था, उनकी स्थिति लगभग एक जैसी थी, इसलिए अगर दूसरे सुमियो से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वेई जुवान की हिम्मत नहीं थी। लेकिन रक्षात्मक कलाकृति पहनना थोड़ा अनुचित था। ग्रैंड एल्डर और दूसरे एल्डर के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे, यहां तक कि सुमियो और यह वेई जुवान भी एक दूसरे के बारे में नकारात्मक राय रखते थे। अब जब उसे यह मौका मिला है, तो वह निश्चित रूप से सुमियो को एक कठोर सबक सिखाने की योजना बना रहा है। ली युनतियान मन ही मन चिंतित था। काय यांग ने कहा, तो ये बस एक उबाऊ और बेतुका आंतरिक कलह था। वरिष्ठ भाई काय, कृपया युवा गुरुसु को बचाने का कोई उपाय सोचिए। आप उनके चरित्र को जानते हैं, अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो उन्हें गंभीर चोटें लगेंगी। काय यांग शांत रहा। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच नोटों का आदान प्रदान, अगर आप उनके बराबर नहीं हैं, तो आपको थोड़ी पिटाई की जाएगी। क्या आप कह रहे हैं कि स्काई टावर के शिष्य इससे डरते हैं? लेकिन ये द्वंद्व शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, और वेई जुवान अपनी रक्षात्मक कलाकृति की ताकत के पीछे छिपा हुआ है। काय यांग ने शांत भाव से हंसते हुए कहा, यह दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं थी। बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं, बलवानों का सम्मान किया जाता है। आप लोगों को ये सब पहले से ही पता होना चाहिए। ली युनतियान अवाक रह गया, उसके पास शब्द नहीं थे। मुख्य द्वार के शिष्यों के बीच नोटों के आदान प्रदान में वे हस्तक्षेप नहीं कर पाए। हालांकि काय यांग के कार्य पहले भी उग्र थे, फिर भी वह स्कूल के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था, तो वे उससे पिछली बार की तरह सुमियो को बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? युद्ध भूमि में सुमियो पहले ही पतन के कगार पर था और उसके हमलों में अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वेई जुवान इस नतीजे से बेहद खुश होकर जोर जोर से हंस रहा था। गर्व से अपनी छाती पीटते हुए उसने कहा, सुमियो, विनम्र मत बनो, कृपया पास आओ। ये युवा स्वामी आज बहुत उदार महसूस कर रहा है, क्योंकि मैं यहां से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। और अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो यह मेरा नुकसान होगा। सुमियो की आंखें धुंधली हो गईं, उसकी दोनों मुट्ठियों पर लाल खून के धब्बे थे। वेई जुवान ने जो रक्षात्मक कलाकृति पहनी थी, उसमें न केवल रक्षात्मक गुण थे, बल्कि वह विश्व क्यूई से प्रभावित हमलों को भी विफल कर सकती थी,
जिससे सू म्यू का हर हमला कम से कम आधी ताकत से उस पर पलटवार करता था। इसी वजह से उसकी मुट्ठियां मारी गईं। वेई जुवान के अहंकारी शब्द सुनकर सू म्यू के मुंह से खून निकल आया और उसने तिरस्कार से भरकर कहा, अगर हिम्मत है तो ये कछुए का खोल उतार दो। अगर यह युवा स्वामी तुम्हें तब तक नहीं पीटता जब तक तुम रेंगने लायक न हो जाओ, तो तुम मेरे पोते नहीं हो। वेई जुवान के चेहरे पर ठंडक और भयावहता छा गई। वह बुरी तरह हंसते हुए बोला, साहस तो कम नहीं। तुमने सचमुच मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की। तुम्हें अपनी बातों की कीमत चुकानी पड़ेगी। वेई जुवान साफ तौर पर गुस्से में था। 3 कदम 2 कदम वह सू म्यू की ओर दौड़ा। सू म्यू के गाल पर एक मुक्का मारा। सू म्यू बस अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश कर सका, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही उसके प्रतिद्वंद्वी के सामने अतुलनीय थी, इसलिए वह उससे बचाव नहीं कर सका। जैसे ही मुक्का पड़ा, उसका गाल तुरंत सूज गया और उसका सिर 180 डिग्री घूम गया। वेई जुवान बाघ की तरह रौब जमा रहा था। आगे बढ़कर उसने लात मारी और सू म्यू को जमीन पर गिरा दिया, फिर दोनों मुट्ठियां भींच ली। सू म्यू ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेई जुवान ने जो रक्षात्मक कलाकृति पहनी थी, उसके कई इस्तेमाल थे और सू म्यू अपनी मौजूदा ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझे दादा कहो और यह युवा स्वामी तुम्हें छोड़ देगा। कुछ देर उसे मारने के बाद वेई जुवान ये कहने के लिए रुका। सू म्यू ने ठंडे स्वर में ऊपर देखा, उसकी आंखों में घृणा साफ झलक रही थी। पिछली बार सू म्यू चेन शाओ फैंग द्वारा उसके सिर पर पत्थर मारने से बाल बाल बच गया था, लेकिन वह अभी भी नहीं झुका था। इस बार वह कैसे हार मान सकता था। 8 बार जब हॉलीवुड के सबसे हॉट कपल्स ने एक दूसरे से मन ही मन नफरत की। 8 डरावनी महिला राक्षसियां जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। तुम मुझे हंसाते हो। वेई जुवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सू म्यू को मारना शुरू कर दिया। सू म्यू के दांत उड़ गए और उसकी नाक से खून बहने लगा, जिससे उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई। इस वेई जुवान के हाथ बहुत ही क्रूर थे, चेन शाओ फैन के हाथों से भी ज्यादा। युवा स्वामी सू ली यून तियान और बाकी लोग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि वे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्य द्वार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वेई जुवान ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि ली यून तियान और बाकी लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम उसे बचाना चाहते हो। ली यून तियान और बाकी लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गहरी सांसें ली, गुस्से से भरकर। मैंने पूछा था, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? उसने सू म्यू के चेहरे पर हाथ मारते हुए फिर से दुष्टता से पूछा। सू म्यू पर फिर से हमला होते देख, उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वह कोई साजिश तो नहीं रच रहा। घुटने टेक दो। आज्ञाकारी होकर कुछ बार प्रणाम करो और अगर इस स्वामी को अच्छा लग रहा है, तो मैं आज इसे छोड़ दूंगा। चूंकि वेई जुवान सू म्यू से पूरी तरह निपट नहीं पा रहा था, इसलिए वह ली यून तियान और बाकियों की ओर मुड़ा। चूंकि वे सू म्यू के अधीनस्थ थे, इसलिए अगर उन्हें अपमानित किया जाता, तो ये सू म्यू को अपमानित करने के बराबर होता। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हंगामा करने लगे, जबकि ली यून तियान और बाकी लोग बेहद अपमानित होकर पीले पड़ गए। सू म्यू ने उनकी ओर देखने की कोशिश की और अपने टूटे हुए दांतों से उसने कहा, उसकी बात मत सुनो। पा यह आवाज सू म्यू को एक और थप्पड़ लगते ही गूंज उठी। ली यून तियान और बाकियों का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे और हिचकिचाए, तो सू म्यू को और भी ज्यादा तकलीफ होगी। निराशा से भरे चेहरे लिए वे धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। काई यांग ने उन्हें आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे सू म्यू के लिए इस हद तक जा सकते हैं। क्या उनके घुटनों के नीचे सोना होता? अगर उनका रिश्ता इतना गहरा नहीं होता, तो कौन किसी के लिए ऐसा करता? शुरुआत में काई यांग ने सोचा था कि ली यून तियान और बाकी लोग दूसरी पीढ़ी के सू म्यू के पीछे पीछे कुछ फायदा कमाने के लिए चलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वेई जुवान की आंखें सिकुड़ गईं और वह अचानक जोर से हंस पड़ा। उनके ऊपर ऊंचे उठकर उसने सू म्यू की ओर देखा। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे प्रशिक्षित ये कुत्ते इतने आज्ञाकारी थे। सू म्यू की आंखों के कोनों से आंसू की 2 बूंदें बह निकली, अपमान के आंसू। वेई जुवान द्वारा इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी उसने अभी तक आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन अब जब उसने ली यून तियान और बाकी लोगों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा, तो वह अपने आंसू नहीं रोक सका। ली यून तियान और बाकियों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर वेई जुवान का अहंकार और भी बढ़ गया। वह जोर से हंसते हुए बोला, लेकिन सिर्फ घुटने टेकने से तुम्हारी ईमानदारी नहीं झलकती। ली यून तियान और बाकियों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने दांत पीसते हुए दुख से भरी आवाज में कहा, हम सीनियर वेई से निवेदन करते हैं कि कृपया नरमी बरतें।
वेई जुआन ने आंखें सिकोड़ ली और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। ली युनतियान और बाकियों ने बहुत साहस दिखाया था, जिससे वह थोड़ा भावुक हो गया। वेई जुआन, सू म्यू ने चिल्लाकर कहा, जैसे ही उसका पेट खून से लथपथ हुआ, तुम और मैं, हम साथ नहीं रह सकते। तुम सचमुच दृढ़ निश्चयी हो। वेई जुआन ने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़े और सू म्यू के पेट की ओर जोर से गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ सू म्यू ने मुंह भर खून थूका और फिर दर्द से बेहोश हो गया। युवा स्वामी सू, उसके अनुयायी चिल्ला उठे क्योंकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वेई जुआन इतनी भीड़ के सामने अपना वादा तोड़ देगा। एक भी मत छोड़ना, वेई जुआन ने अपने आदमियों को क्रूरता से आदेश दिया। फिर वह सू म्यू के पास खड़ा हुआ और उसे ऐसे लात मारी जैसे वह किसी मरे हुए कुत्ते को लात मार रहा हो। स्काई टावर के शिष्य, जो पहले ली युनतियान और अन्य लोगों का सामना कर रहे थे, हंसी से लोटपोट हो गए और उन्हें चुनौती देते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे गुस्से में आ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपना गुस्सा कैसे निकालें, उनका दुश्मन दस्तक दे आया। क्या चुनौतियों को अस्वीकार करने का कोई कारण था? यह एक खुली और जंगली सामूहिक लड़ाई थी, लेकिन हर व्यक्ति का एक निश्चित प्रतिद्वंद्वी था। वेई जुआन एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था और मजाक कर रहा था, जो कोई भी मानने से इनकार करे, उसे पीट पीट कर मार डालो। हंगामे से बचने के लिए उसे मार ही डालो। वह स्पष्ट रूप से सू म्यू का अनुसरण करने वाले लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, उन्हें यह दिखाना चाहता था कि गलत व्यक्ति का अनुसरण करने पर उनके लिए क्या होता है। चूंकि काय यांग ली युनतियान के पास खड़ा था, इसलिए वेई जुआन के अधीन एक शिष्य ने उसे भी निशाना बनाया। यह व्यक्ति काय यांग के सामने आया, अपना नाम बताया और काय यांग के जवाब का इंतजार किए बिना उसने हमला कर दिया। काय यांग ने उस व्यक्ति के पेट में एक जोरदार लात मारी जिससे वह तुरंत नीचे झुक गया। यह सिर्फ उसके दुर्भाग्य के कारण था, उसकी साधना केवल संयमित शरीर के 8वें-9वें चरण पर थी, और नियमों के अनुसार उसके पास काय यांग को चुनौती देने के लिए भी आवश्यक योग्यता नहीं थी। लेकिन चूंकि उसने पिटाई की मांग की थी, इसलिए वह केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। युद्ध के मैदान से बचते हुए काय यांग कदम दर कदम सू म्यू की ओर बढ़ा। काय यांग की ओर आंखें मूंद कर वेई जुआन ने उसे परखा और उसकी आंखों में संदेह की एक चमक दौड़ गई। सू म्यू के अधीन कितने लोग थे, उनके नाम क्या थे, वेई जुआन स्वाभाविक रूप से यह सब जानता था। लेकिन काय यांग से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए उसे काय यांग की पहचान का अंदाजा नहीं था। काय यांग चुपचाप भाव शून्य चेहरे के साथ सू म्यू के पास गया। अपना हाथ हिलाकर उसने सू म्यू की सांसें टटोली और पाया कि सू म्यू बस बेहोश हो गया था, जिससे वह निश्चिंत हो गया। तुम कौन हो? वेई जुआन खुश नहीं था। सू म्यू और उसके बीच के अंतर को देखते हुए, जब यह व्यक्ति सू म्यू की हालत देखने आया, तो साफ जाहिर था कि उन्होंने उसे अपनी नजरों में नहीं रखा था। काय यांग ने खड़े होकर शांति से वेई जुआन को देखा। इस गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो? वेई जुआन ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और कठोर स्वर में कहा, परीक्षण शिष्य काय यांग, कृपया मुझे सिखाएं। काय यांग ने वेई जुआन की ओर हाथ बढ़ाए क्योंकि स्काई टावर के शिष्यों के बीच यही युद्ध शिष्टाचार था। काय यांग, वेई जुआन ने खाली नजरों से देखा, फिर जल्दी से खुद को संभाला। क्या तुम वही काय यांग हो जिसने स्टॉर्म हाउस के खिलाफ जीत हासिल की थी? मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर मुख्य द्वार पर काय यांग नाम का कोई और शिष्य नहीं है, तो मैं ही हूं। क्या मजाक है? एक तुच्छ परीक्षण शिष्य इस गुरु को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या आपको अधिकार है? वेई जुआन ने व्यंग्य किया। मुख्य द्वार के नियमों के अनुसार, जब तक शिष्यों के बीच साधना का अंतर 3 चरणों से अधिक नहीं होता, तब तक वे द्वंद्वयुद्ध कर सकते हैं। ये गुरु प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में है, आपको क्या माना जा सकता है? वेई जुआन ने उसे तिरस्कार से देखा। एक परीक्षण शिष्य, वह केवल एक ऐसा शिष्य था जिसने अभी तक प्रारंभिक तत्व चरण में प्रवेश नहीं किया था। चूंकि उसने अभी तक प्रवेश नहीं किया था, तो स्वाभाविक रूप से उनके चरणों का अंतर 3 चरणों से अधिक हो गया होगा। मैं भी प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में हूं। काय यांग ने उदासीनता से उत्तर दिया। घबराहट की एक ध्वनि गूंजी। यह संभव नहीं हो सकता। काय यांग पहले ही प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में पहुंच चुके हैं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसे टेम्पर्ड बॉडी के तीसरे चरण तक पहुंचने में 3 साल लगे? क्या इसलिए कि उसने गलत बात कही थी, या मुझे बस गलत याद था? यह अजीब है। काय यांग ने अभी हाल ही में मुझे चुनौती दी थी। जब उसने ऐसा किया था तब वह टेम्पर्ड बॉडी के 8वें चरण में था, तो वह 1 महीने से भी कम समय में इस चरण तक कैसे पहुंच गया? तरह तरह के सवाल उठे, हालांकि उनकी संख्या कम नहीं थी।
वेई जुवान भी काई यांग को लेकर शंकाओं से भरा हुआ था, लगातार सोच रहा था कि वह झूठ बोल रहा था या नहीं। अगर वह प्रारंभिक तत्व अवस्था तक पहुंच गया था, तो फिर वह अभी भी एक परीक्षण शिष्य क्यों था? उसे यह नहीं पता था कि काई यांग ने कल रात ही तो प्रवेश किया था। इसके अलावा वह संयमित शरीर की 9वीं अवस्था से सीधे प्रारंभिक तत्व की तीसरी अवस्था में पहुंच गया था। क्या अब मुझे तुम्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं है? काई यांग ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, उनमें एक अशुभ चमक थी। अगर तुम सचमुच इस स्तर की साधना कर सकते हो, तो तुम्हें मुझे चुनौती देने का पूरा अधिकार है। वेई जुवान ने सिर हिलाया और दुर्भावना से हंसा, केवल तभी जब तुम मृत्यु से नहीं डरते। काई यांग उदासीनता से हंसा, मुझे आशा है कि तुम भी मृत्यु से नहीं डरते। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वेई जुवान क्रोधित हो गया क्योंकि उसने सोचा कि वह अभी भी अपनी रक्षात्मक कलाकृति पहने हुए था। इसलिए भले ही वह एक प्रारंभिक तत्व मंचित मार्शल अभ्यासी था, फिर भी वह अपनी सुरक्षा को भेद नहीं पाएगा। इसने उसे व्यावहारिक रूप से अजेय बना दिया। अभी तो वह केवल प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में ही था, फिर वह मुझसे कैसे जीत सकता था? आओ, मैं तुम्हें परीक्षा के तौर पर मुक्का मारने की इजाजत देता हूं। वेई जुवान ने अहंकार और गुस्से से भरा हुआ काई यांग की ओर हाथ हिलाया। क्या काई यांग विनम्र होगा? आगे बढ़ते हुए उसने सीधे वेई जुवान की छाती पर मुक्का मारा। उबलती हुई गर्म यांग विश्व की फूट पड़ी। वेई जुवान को न केवल कोई चोट लगी, बल्कि काई यांग का शरीर भी कांप उठा जब वह कुछ कदम पीछे हटा। सिर नीचे करके उसने देखा कि उसका हाथ लाल हो गया था। यह स्पष्ट था कि उसे अपनी ही विश्व की ने चोट पहुंचाई थी। हे, तुमने खुद को ज्यादा आंका। वेई जुवान को इस नतीजे पर बहुत गर्व हुआ, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसने देखा कि इस काई यांग की आंखें लाल हो गई थीं। उसके शरीर से विश्व के हिंसक और उबलते हुए गर्म उतार चढ़ाव निकलने लगे। उसकी आंखों में पीछे हटने या डरने की जरा भी इच्छा नहीं थी, बल्कि बस अतुलनीय उत्साह था। उसकी आंखें किसी भयानक जानवर की तरह थीं, जो अपने शिकार को देख रहा हो, जरा सी भी हरकत उसे झपटने पर मजबूर कर देती। बिना किसी चेतावनी के वेई जुवान हिलने लगा, लेकिन काई यांग पहले ही उस पर झपट पड़ा था। उसके डेंटियन में यांग द्रव की एक बूंद गायब हो गई और उसकी उंगलियों में दिखाई दी। एक छोटे से विचार से वह एक सिकाडा के पंख जितनी पतली और खून जैसी लाल धार बन गई। काई यांग और वेई जुवान के बीच मुक्का मुक्का के साथ एक रक्त लाल प्रकाश की किरण चमकी, जिसके साथ कटने काटने की आवाजें भी आईं। वेई जुवान को बस अपने पेट में ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका दिल बैठ गया और वह चीख पड़ा, मेरा कढ़ाईदार बादल लॉकिंग मेल। ये कढ़ाईदार बादल लॉकिंग मेल एक साधारण मध्यम वर्ग की कलाकृति थी। हालांकि इसका दर्जा ऊंचा नहीं था, लेकिन यह उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त थी। उसे नहीं पता था कि महापुरुष ने इसे कहां से प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने इसे उसे दे दिया था। उस समय महापुरुष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामान्यतः कोई भी प्रारंभिक तत्व का योद्धा इस रक्षात्मक कलाकृति की सुरक्षा को भेद नहीं सकता, जब तक कि वह किसी महान मारक अस्त्र का प्रयोग न करे। लेकिन अब जिस खजाने पर उसे इतना विश्वास था, उसे एक साथी शिष्य ने द्वंद्वयुद्ध में काट डाला था, वह तो अभी प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण में ही था। उसने अभी कौन सा योद्धा अस्त्र प्रयोग किया था? क्या वह लाल ब्लेड भी एक गुप्त अस्त्र था? और उसका स्तर भी कढ़ाई वाले बादल के ताला लगाने वाले मेल से ऊंचा होना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं है, तो यह चौंकाने वाली घटना कैसे घटी? उस पल आप ये भी कह सकते हैं कि वेई जुवान को कितना पछतावा हो रहा था। उसे इस बात का सदमा लगा कि उसका कढ़ाईदार बादल लॉकिंग मेल उसके प्रतिद्वंद्वी के एक भी वार को रोक नहीं पा रहा था, और वह अपनी रक्षात्मक कलाकृति में आई दरार पर रो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उसकी सारी रक्षात्मक विशेषताएं खत्म हो चुकी थीं। वह बेहद गुस्से में था। अपना शरीर घुमाते हुए वेई जुवान काई यांग की ओर कूदा और चिल्लाया, तुमने मेरी रक्षात्मक कलाकृति को तोड़ने की हिम्मत की। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। वेई जुवान भी प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में था, इसलिए जब उसकी शक्ति फूटी तो वह काई यांग से नहीं हारी। लेकिन दुर्भाग्य से जब काई यांग अभी भी संयमित शरीर चरण में था, तो वह प्रारंभिक तत्व पांचवें चरण में ही किसी को मार सकता था। प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में एक तुच्छ व्यक्ति को कोई लाभ कैसे मिल सकता था? जब वेई जुवान काई यांग के पास पहुंचा, तो रक्त लाल ब्लेड हवा में इधर उधर घूमता हुआ वेई जुवान पर कई बार वार करता हुआ कई घाव कर गया। वेई जुवान का शरीर तुरंत जड़ हो गया, उसकी मुट्ठी काई यांग से 3 इंच दूर जाकर रुक गई। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उसे एक तीखी गर्मी का एहसास हो रहा था। कांपते हुए उसकी नजर जमीन पर पड़ी।
तभी काई यांग के हाथ में खून से लाल ब्लेड दिखाई दिया, मानो कोई तेज सांप लगातार हमला कर रहा हो। एक रक्षात्मक कलाकृति वह सब नहीं होती जो उसे बनाया जाता है, काई यांग ने व्यंग्य किया जब उसकी नजर वेई जुवान के शरीर पर कढ़ाई वाले बादल को बंद करने वाले मिल पर पड़ी। वह छेदों और आंसुओं से भरा था। काई यांग भी चौंक गया, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि उसका यांग लिक्विड ब्लेड इतना शक्तिशाली होगा, वो वास्तव में इतना तेज था। इस बारे में बात करते हुए काई यांग सचमुच वेई जुवान से लड़ना चाहता था। शुरू में उसने सोचा था कि उसे कुछ शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अब तक उसने यांग लिक्विड की सिर्फ एक बूंद का इस्तेमाल किया था ताकि उस पर हावी हो सके। चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने कढ़ाईदार बादल लॉकिंग मेल का इस्तेमाल किया था, तो वह यांग लिक्विड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता था। आओ और मुझे घायल करने की कोशिश करो। वेई जुवान के गाल कांप उठे। उसने काई यांग को थोड़ी नाराजगी से देखा। हालांकि उसकी जान काई यांग के हाथों में थी, फिर भी वह जरा भी नहीं डरा, क्योंकि वह ग्रैंड एल्डर का पोता था। इतने सम्माननीय पद पर बैठे व्यक्ति के समर्थन में स्काई टावर में कोई भी उसे घायल करने की हिम्मत नहीं करेगा। यार, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मेरे दादा ग्रैंड एल्डर हैं, इसलिए अगर तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत की तो तुम मौत की तलाश में हो। आत्मविश्वास से भरे वेई जुवान ने काई यांग को धमकी भरे अंदाज में देखा। यह सुनकर काई यांग की प्रतिक्रिया हुई। उसकी उंगलियों के बीच का रक्त लाल ब्लेड और भी खतरनाक हो गया और उसकी आंखों में लाल चमक पहले से कहीं ज्यादा क्रूर दिखाई देने लगी। मुझे नहीं पता कि पहले तुम मरोगे या मैं, काई यांग ने वेई जुवान से कहा। उसकी आवाज में दिलचस्पी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों से ताकत लगा रहा था। धीरे धीरे वेई जुवान की छाती से गहरे लाल रंग का खून टपकने लगा और वह कराह उठे। जिस क्षण वह घायल हुए, वेई जुवान ने उबलते हुए गर्म विश्व क्यूई को अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस किया, जिससे उनकी त्वचा और मांस दर्दनाक रूप से जलने लगे। तुमने सचमुच हिम्मत की। वेई जुवान ने अविश्वास से काई यांग को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्काई टावर में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे घायल करने की हिम्मत की। मैंने हिम्मत की हो या नहीं, मैं पहले ही कर चुका हूं। क्या तुम कहते हो कि मेरी हिम्मत नहीं है? काई यांग ने ताकत लगाना जारी रखा और ब्लेड को आधा इंच और अंदर धकेल दिया, जिससे खून लगातार बहता रहा। अपनी कायरता दिखाते हुए वेई जुवान चिल्लाया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे दादा तुम्हें मार डालेंगे? शिष्यों के बीच तुलना में व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। काई यांग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम दूसरों से तुलना नहीं कर सकते तो तुम दूसरों को अपनी हत्या के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। महापुरुष क्या कर सकते हैं? स्काई टावर पवेलियन उनका नहीं है। वेई जुवान इस पागल शिष्य के सामने कांप रहा था और पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह बोलने वाला था, काई यांग ने अचानक उसे बीच में ही टोक दिया। अगर तुम कहोगे कि मैं मान जाऊंगा ये दो शब्द, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए इसके बारे में सोचना भी मत। वेई जुवान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने अभी अभी मान जाने के बारे में सोचा था। शिष्यों के बीच लड़ाई में अगर किसी को लगता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह मान जा सकता था। फिर उसका प्रतिद्वंद्वी उसका पीछा नहीं कर सकता था या उस पर और हमला नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह ये दो शब्द कहे, क्योंकि उसे काई यांग की पागल लेकिन गंभीर आंखों में कोई आभास नहीं हो रहा था कि वह मजाक कर रहा है। तुम असल में क्या करना चाहते हो? वेई जुवान ने ये पूछते हुए दांत पीस लिए। मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस सोच रहा हूं कि तुम सू म्यू से कैसे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने उससे जीतने के लिए अपनी रक्षात्मक कला पर भरोसा किया था। काई यांग ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उससे तुलना नहीं कर सकता। वेई जुवान उस बिल्ली की तरह था जिसकी पूंछ कुचल दी गई हो। धीरे से चिल्लाया, मैं उससे तुलना कैसे नहीं कर सकता? मेरी ताकत उससे ज्यादा है, मेरा रुतबा भी ऊंचा है, तो मैं उससे तुलना कैसे नहीं कर सकता? काई यांग ने अपना सिर एक तरफ करके, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं तुम्हें दिखाता हूं। अपनी बात रोकते हुए काई यांग ने अपनी उंगलियों से थोड़ा जोर लगाया, जिससे वेई जुवान का चेहरा विकृत हो गया और बेकाबू होकर कांपने लगा। काई यांग ने वेई जुवान के मातहतों का जायजा लेने के लिए मुड़कर देखा। पहले वेली युनतियान और बाकियों से पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वेई जुवान को गिरते देखा, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और बेवकूफी से घूरने के अलावा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम अपने युवा स्वामी वेई जुवान को बचाना चाहते हो? काई यांग ने उनसे पूछा। किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सभी काई यांग के पागलपन से डरे हुए थे। उसकी क्रूरता के बाद 10 या इतने ही युवकों में से कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था?
अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो आज्ञाकारी होकर घुटने टेक दो और मान लो कि तुम गलत थे। अगर मुझे दया आई तो मैं उसे छोड़ दूंगा। काय यांग ठंडी हंसी हंसा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या वे जुवान ने सू म्यू के मातहतों से अभी अभी ऐसा नहीं कहा था? सू म्यू के मातहतों ने ये सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक दिए और वे जुवान के आगे झुक गए। क्या इसका मतलब था कि उन्हें भी ऐसा ही करना था? ये लोग बस देखते रहे, क्योंकि अगर वे घुटने टेकते तो उनकी बहुत बड़ी बदनामी होती। बिना बदनामी के वे स्काई टावर में कैसे रह पाते? लेकिन अगर वे घुटने नहीं टेकते और वे जुवान उन्हें दोषी ठहराता तो वे क्या करते? हर व्यक्ति का चेहरा अलग था, हर कोई सोच में डूबा हुआ था और इस बात को लेकर असमंजस में था कि कौन सा फैसला ले। लगता है तुम उसे मरवाना चाहते हो। काय यांग ने धीरे से आह भरी और ब्लेड को वे जुवान के शरीर में थोड़ा और अंदर धकेल दिया। वे जुवान डर के मारे चिल्लाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर काय यांग के हाथों में ब्लेड और भी अंदर घुस गया तो वह उसके दिल में छुरा घोंप देगा। वह एक जानलेवा हमला था। वे जुवान मरना नहीं चाहता था और हताश होकर कर्कश स्वर में अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया, तुम लोग अब भी टालमटोल क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और घुटने टेक दो। अगर मुझे मरना ही है तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी वे जुवान के अधीनस्थों ने अपने शरीर हिलाए और घुटने टेक दिए। यह दृश्य देखकर ली यून तियान और अन्य लोग भावुक हो गए, क्योंकि उनके द्वारा सहे गए पिछले अन्याय अब उनके कार्यों से धुल रहे थे। वे अब और भी निश्चिंत हो गए थे। काय यांग ने वे जुवान की ओर मुड़कर उत्साह से कहा, अब तुम्हें अपने और सू म्यू के बीच का अंतर पता चला। वे जुवान ने भावशून्य भाव से देखा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने अपने अधीनस्थों को द्वेष भरी नजरों से देखा। सू म्यू की जान बचाने के लिए ली यून तियान और अन्य लोगों ने अपना अभिमान त्याग दिया। लेकिन उसके अधीनस्थों का क्या? जब उसने चिल्लाकर उनकी जान को खतरा बताया, तभी उन्होंने अनिच्छा से काय यांग की बात मानी। दोनों की तुलना करने पर वे जुवान और सू म्यू के बीच का अंतर साफ हो गया। व्यक्तिगत आकर्षण के मामले में वे जुवान सू म्यू से कहीं नहीं ठहरता था। क्या अब तुम संतुष्ट हो? वे जुवान ने काय यांग को ठंडी निगाहों से देखते हुए पूछा। काय यांग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसका भाव समझ से परे था। वे जुवान डर के मारे पीला पड़ गया और तीखी आवाज में बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि काय यांग जवाब दे पाता, दूर से एक आवाज गुस्से से गूंजी, इन सबको हिरासत में ले लो। इस आदेश के तुरंत बाद काय यांग के सामने लोगों की एक कतार आ गई और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उनमें से एक ने काय यांग पर हमला कर दिया। कराहते हुए वो पीछे की ओर भाग गया। बड़े भाई काय, ली युनतियान और बाकी लोग डर के मारे पीले पड़ गए और जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। काय यांग ने खड़े होने की कोशिश की और हताश होकर आह भरते हुए उसने नए युवक की ओर देखा। वह वे जुवान के पास खड़ा था, एक हाथ से वे जुवान को सहारा दे रहा था और काय यांग पर द्वेष भरी नजर डालते हुए बोला, युवा स्वामी जुवान, क्या आप ठीक है? वे जुवान ने काय यांग की ओर देखा, उसकी निगाहें जहर से भरी थी। उसका शरीर थोड़ा अस्थिर लग रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। अच्छा है कि आप ठीक हैं। मैं देर से आया हूँ। युवक फिर बोला। हालांकि उसकी ताकत वे जुवान से ज्यादा थी, फिर भी वह महापुरुष के अधीन था, इसलिए उसका पद स्वाभाविक रूप से वे जुवान से नीचे था। तुम्हें बहुत देर से आने वाला समझा जा रहा है। वे जुवान हंसा और अजीब अंदाज में पूछा, वरिष्ठ भाई काओ, जब से तुम अनुशासनात्मक शिष्य बने हो, तुम्हें स्कूल के नियम हम सब से बेहतर समझ में आ गए होंगे। तो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कोई मुख्य द्वार पर किसी की हत्या कर दे तो उसकी सजा क्या होगी? काओ झेंग वेन ने व्यंग्य करते हुए जोर से कहा, यह बहुत गंभीर है। हम पहले उनके हाथ पैर तोड़ेंगे, फिर उन्हें स्कूल से निकाल देंगे और फिर उन्हें मार डालेंगे। यह दूसरों के लिए भी एक चेतावनी है। वे जुवान हे हंसा और काय यांग की ओर उंगली उठाए। अभी अभी इस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। वरिष्ठ भाई काओ, इसे जो ठीक लगे सजा दो। अब जब कोई उसका समर्थन कर रहा है तो वे जुवान पहले की तरह आज्ञाकारी कैसे रह सकता है? काओ झेंग वेन ने सख्ती से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? रोजाना 15 मिनट ऐसा करो और हर घंटे 17,250 रुपए कमाओ। इसे देखो। BTCI पब फ्यूचर के विज्ञापन। वे जुवान ने बिना रुके ठंडे स्वर में सिर हिलाया। बड़े भाई काओ, जब तुम आए थे तो क्या तुमने अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखा था? काओ झेंग वेन ने सिर हिलाया। हाँ, जब मैं आया था तो मैंने सचमुच इस आदमी को एक घातक हथियार के साथ तुम्हारी छाती पर तानते हुए देखा था।
अगर मैंने जल्दी से उसके हमले को रोका ना होता तो तुम कब के उसके जहरीले हाथों में पड़ गए होते। इस आदमी ने स्कूल के नियमों को तोड़ते हुए दिन में इतनी बेशर्मी से काम करने की हिम्मत की। दोनों ने एक ही धुन में एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए खूब गाया और काय यांग पर हत्या के प्रयास का शक पैदा कर दिया। बकवास, ली युनतियान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसी समय बड़े भाई काय और वे जुवान सिर्फ द्वंद्व युद्ध और नोट्स का आदान प्रदान कर रहे थे। यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है जितना तुम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हो। काओ झेंग वेन ने नाक भान सिकोड़ी। ये नोट्स के आदान प्रदान जितना ही सरल था। झाओ हु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ आए किसी भी शिष्य से पूछ सकते हो जो यह मजाक देखने आया था। वे सभी इसके गवाह थे। इसके अलावा ये सब वे जुवान ने ही शुरू किया था। बड़े भाई काय को इसमें घसीटा गया था। गवाह है? गवाह कौन है? वे जुवान ने अपना सिर झुकाया और चारों ओर देखते हुए हंसने लगा। स्काई टावर के शिष्य जो ये सब देख रहे थे वे तुरंत पक्षियों की तरह तितर बितर हो गए और गायब हो गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सुना था कि इसमें बड़े बुजुर्ग का क्या संबंध है, और उनमें खुद को इसमें शामिल करने की हिम्मत नहीं थी। चाहे वे किसी भी पक्ष का अपमान करें या उसका पक्ष लें, स्काई टावर में उनके आने वाले दिन कष्टदायक होंगे। ली युनतियान ने यह देखा और अवाक रह गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसने खुद को इतना संभाला कि कह सका, यह पूरी घटना हमारी आंखों के सामने है। हर छोटी बड़ी बात साफ दिखाई दे रही थी। हम गवाह हैं। काओ झेंग वेन ने अपना सिर हिलाया। तुम लोग इकट्ठे होकर झगड़ा कर रहे थे, इसलिए तुम बहुत व्यस्त थे। तुम गवाही कैसे दे सकते हो? झगड़ा करने के लिए इकट्ठे हुए। झो हु उछल पड़ा और चिल्लाया, जाहिर है वे जुवान अपने मातहतों को हमें चुनौती देने का आदेश दे रहा था। इसे सामूहिक झगड़ा कैसे कहा जा सकता है? काओ झेंगवेन, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक अनुशासनात्मक शिष्य हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। बात अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहां तुम स्काई टावर में आजादी से फैसले ले सको। धृष्टता। काओ झेंग वेन ने फटकार लगाए। अनुशासन भवन स्कूल के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों का पालन करता है, इसलिए वे हमेशा न्यायसंगत और निष्पक्ष होते हैं। अगर तुमने अनुशासन भवन के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो तुम्हारा एक अपराध और बढ़ जाएगा। अगर तुम मुझे दोषी ठहराना चाहते हो तो बहाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना? काय यांग ने ली युनतियान को चुप कराने के लिए हाथ हिलाया और काओ झेंग वेन पर व्यंग्य किया, न्यायसंगत और निष्पक्ष। आज मैंने सचमुच न्यायसंगत और निष्पक्ष अनुभव किया। हूँ। ठंडी मुस्कान के साथ काओ झेंग वेन आगे बढ़े और पूरे गर्व से आदेश दिया, इन सबको गिरफ्तार करो। महापुरुष से चर्चा के बाद सजा शुरू होगी। सुसु। कपड़ों के फड़फड़ाने और तेज गति की आवाज गूंजी और अचानक चारों तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा अनुशासनात्मक शिष्य प्रकट हो गए। उनमें से सबसे कमजोर प्रारंभिक 5वें चरण के तत्व में थे, तो ली युनतियान और बाकी उनके विरोधी कैसे हो सकते थे। 3 में 2 कदम 2 चालें, उन्होंने घुटनों के बल जमीन पर दबा दिए। काय यांग ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि विरोध करने पर भी कुछ नहीं होगा। भविष्य में देखते हैं। काय वेई जुवान अपना लक्ष्य पूरा कर चुका था और वह आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए काय यांग के सामने चला गया। इन्हें ले जाओ, काओ झेंग वेन ने आदेश दिया और अनुशासनात्मक शिष्य उन्हें ले गए। सु म्यू की ओर देखते हुए, जो बेहोश पड़ा था, काओ झेंग वेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि काय यांग, ली युनतियान और बाकी लोगों को पकड़ना आसान था, लेकिन सु म्यू को पकड़ना आसान नहीं था। उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की और कुछ देर सोचने के बाद कहा, छोटे भाई सु को दूसरे बड़े के यहाँ ले जाओ। हाँ, किसी ने उत्तर दिया और सु म्यू को ले जाने से पहले जमीन से उठाने गया। युवा गुरु जुवान, आपने कष्ट सहा है, काओ झेंग वेन ने धीरे से कहा। वेई जुवान ने आंखें सिकोड़ ली और दांत पीसते हुए बोला, काय यांग नाम के उस व्यक्ति को तुम्हें उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। उसने आज मुझे अपमानित किया है और मुझे अंतहीन कष्ट दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। काओ झेंग वेन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, युवा गुरु जुवान, आज का कार्यक्रम कुछ बड़ा था और महापुरुष हुई को जरूर सूचित किया जाएगा। अगर हम अभी कार्रवाई करते तो ये थोड़ा अनुचित होता। महापुरुष के निर्णय लेने के बाद ही हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन मैं इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे जुवान के चेहरे पर उसके बुरे इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। चिंता मत करो, मैं युवा गुरु जुवान के गुस्से को थोड़ा कम करने में मदद करूंगा और उसे सही शिक्षा दूंगा। मैं उसे सिखाऊंगा कि युवा गुरु जुवान को नाराज करने का क्या परिणाम होता है। उसे मत मारो, मैं उससे खुद निपटना चाहता हूं। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा।
काय यांग और बाकी लोग इस समय स्काई टावर फॉरेस्ट जेल में बंद थे। वहां बहुत अंधेरा और नमी थी, घनी ठंडी हवा के साथ उनके साथ ढेर सारे चूहे और मच्छर भी थे। हर तरफ से एक भयानक बदबू उनकी ओर आ रही थी, जिससे उल्टी आने का मन कर रहा था। कुल मिलाकर यह एक निर्जन वातावरण था। वन कारागार वह जगह थी जहां स्काई टावर उन शिष्यों को कैद करता था जिन्होंने गलतियां की थी। ली युनतियान और बाकी लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें यहां कैद कर लिया जाएगा। इसका एक कड़वा स्वाद रह गया। वरिष्ठ भाई काय, हमने तुम्हें इसमें घसीटा है। ली युनतियान काय यांग के बगल में बैठ गया और धीरे से माफी मांगी। काय यांग मुस्कुराया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं सका और इस स्थिति में कूद पड़ा। मैं अपने लोगों को कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटते हुए नहीं देख सकता था। कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटते हैं। ली युनतियान का गला रुंध गया। क्या वे जुवान के लोगों को कोसते समय वह उन्हें भी शामिल नहीं कर रहा था? इसे सही अर्थों में कहें तो यह एक पारिवारिक झगड़ा होगा, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो क्या ये कुत्तों का एक दूसरे को काटना नहीं है? काय यांग ने हंसते हुए पूछा। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। लेकिन बड़े भाई काय, चिंता मत कीजिए, युवा मास्टर सू हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमें बस यहाँ कुछ घंटे इंतजार करना होगा और युवा मास्टर सू आकर हमें बचा लेंगे। ली युनतियान ने जो सोचा वह अपेक्षाकृत सरल था। काय यांग ने अपना शरीर घुमाया और खुद को इस तरह से फिर से व्यवस्थित किया कि वह अधिक आरामदायक स्थिति में आ गया। आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग एक दूसरे के इतने खिलाफ क्यों है? ली युनतियान ने आह भरी, मानो उसे इस सवाल की उम्मीद थी। ये स्कूल प्रमुख से संबंधित है। अरे, मुझे विस्तार से बताने दो। ली युनतियान ने शुरू किया। पिछली बार युवा गुरु सू ने आपको मुखिया के शिष्यों के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया था, है ना? जब से मुखिया अपने दूसरे शिष्य को पकड़कर कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में फंसाने के लिए गए थे, तब से हमारे मुखिया शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हो। वे स्कूल के आंतरिक मामलों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए पिछले कई सालों से ये सब मुख्य बुजुर्ग द्वारा ही प्रबंधित किए जा रहे हैं। हो सकता है कि यह महत्वाकांक्षा के कारण हो, लेकिन फिर भी मुख्य बुजुर्ग अब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे ही मुख्य बुजुर्ग हो। ये देखकर दूसरे बुजुर्ग नाराज हो गए हैं और उन्हें लगता है कि मुख्य बुजुर्ग के मन में मुख्य बुजुर्ग को पद से हटाने की सोच है, और इन बातों के कारण स्वाभाविक रूप से उनके बीच मनमुटाव और विवाद होता है। इस समय स्काई टावर में बड़े बुजुर्ग, चौथे बुजुर्ग और पांचवें बुजुर्ग सभी एक साथ आ गए हैं और बड़े बुजुर्ग उनका नेतृत्व कर रहे हैं। इस बीच दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग उनका विरोध कर रहे हैं, वर्तमान मुखिया का प्रतिनिधित्व और समर्थन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग ने इस भयंकर युद्ध में बहुत कुछ सहा है। ली युनतियान की बात सुनकर काय यांग को स्थिति पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ आ गई। चूंकि बुजुर्गों में आपस में बनती नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी में भी बनती नहीं होगी। सू म्यू और वेई जुवान के झगड़े शायद इसी का नतीजा थे। झाओ हू ने व्यंग्य किया, बाघ अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलता, इसलिए बंदर राजा जैसा व्यवहार कर रहा है। अगर मुखिया ने फिर से प्रकट होने का फैसला किया तो बड़े बुजुर्ग और उनका क्या महत्व रह जाएगा? ली युनतियान ने झाओ हू को घूरते हुए कहा, दूसरों की पीठ पीछे गपशप मत करो। हम युवा पीढ़ी अपने बड़ों का अनादर नहीं कर सकते, भले ही हमें उनके तौर तरीके पसंद न हो। झाओ हू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बुदबुदाया, क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचते? ली युनतियान ने कहा, लेकिन मैं ये बात जोर से नहीं कहूंगा। योगदान हॉल में जिया निंग चांग थकान से हांफते हुए जल्दी से दौड़कर आई। उसे इस हालत में देखकर बूढ़े मेंग ने उस पर हंसते हुए कहा, मेरी शिष्या, तुम फिर से अपने गुरु से मिलने आए हो। इतनी आज्ञाकारी शिष्या, मैं खुश हूं। जिया निंग चांग ने अधीरता से कहा, गुरु, बड़ी खबर, बुरी खबर। क्या हुआ? मेंग वुया थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने अपने शिष्य को पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। जिया निंग चांग ने तुरंत काय यांग और वेई जुवान के साथ बाकी लोगों के बीच हुई घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। मेंग वुया ने सुनना समाप्त किया तो वह काफी उदास हो गया। तुम कह रही हो कि काय यांग पहले ही प्रारंभिक तत्व के तीसरे चरण तक पहुंच चुका है। उसने वेई जुवान को भी हरा दिया। ये सही है। जिया निंग चांग अपना सिर हिलाती रही, ये सोचते हुए कि उसने भी उसे आगे बढ़ने में मदद की थी। लगता है पिछली बार ब्लैक विंड माउंटेन में उसका जो भाग्यशाली सामना हुआ था, वह छोटा नहीं था। विकास की कितनी आश्चर्यजनक दर थी। मेंग वुया ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, गुरु, अपने दुखों को यूं ही मत छिपाए, कृपया जल्दी कीजिए और उसे बचाने का कोई उपाय सोचिए। जिया निंग चांग ने अधीरता से कहा,
मेंग वुया ने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा और अपने शिष्य से अजीब आवाज में कहा, मेरे प्यारे शिष्य, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जिया निंग चांग असमंजस में हकलाते हुए बोला, मैं हूं। तुम इस समय बहुत घबराई हुई हो। मेंग वुया ने सिर हिलाया। इतने सालों में, हालांकि वह बर्फ की तरह साफ और जैड की तरह पवित्र थी, फिर भी वह उसे सबसे अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। जितने सालों से वह उसे जानता था, अनगिनत पुरुष शिष्य उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने उन सभी से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी, फिर भी आज उसने प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण में एक साधारण व्यक्ति को बचाने के लिए उससे मदद मांगी। कितना अजीब है। जिया निंग चांग ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि उसकी फलदायी साधना यात्रा में इतनी बड़ी बाधा आए। तुम उसके बहुत करीब हो। मेंग वुया तुरंत सतर्क हो गया। हम करीब तो नहीं हैं, लेकिन मैं 2 साल से उसकी देखभाल कर रहा हूँ। गुरु, आप जानते हैं कि मैं एक डाक हॉल शिष्य हूँ और मुझे उसके क्षेत्र की देखभाल करने का काम सौंपा गया है। जिया निंग चांग ने ईमानदारी से कहा और इसके बाद वह विनती करती रही, गुरुजी, कृपया उसे बचाने का कोई उपाय सोचिए। इस बार उसने बड़े बुजुर्ग को नाराज किया है और अगर उसे बचाने वाला कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, तो मुझे डर है कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़ेगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि दूसरे बुजुर्ग को उसके जीवन मरण की परवाह भी नहीं होगी, लेकिन गुरुजी, आप ही वह शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मेंग वुया का चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि चाहे 1000 चापलूसी की जाए या 10,000 चापलूसी की, उसका उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इस बार यह उसका प्रिय शिष्य था जो उसकी चापलूसी कर रहा था। उत्साह की लहर गुजरने के बाद मेंग वुया ने भौहें चढ़ाईं। मेरे शिष्य, इस मामले में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, ये स्काई टॉवर के अंदर का मामला है जिसमें बुजुर्ग शामिल हैं, जबकि मैं तो बस एक देखभाल करता हूं। अगर मैं हस्तक्षेप करूं तो इसका क्या मतलब होगा? ये सच था। हालांकि काई यांग के बारे में उसकी धारणा बुरी नहीं थी, फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति स्कूल के अंदरूनी मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जिया निंग चांग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उठाया और अपनी नम आंखों से मेंग वुया की ओर देखा। हालांकि उसके चेहरे पर घूंघट था, फिर भी मेंग वुया उसके लाल गाल देख सकता था। उसका चेहरा ऐसा था कि वह विरोध नहीं कर सका। कड़वाहट से मेंग वुया ने कहा, ए टिल्ड यो वेई, मेरी युवती, कृपया जिद मत करो। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि दूसरा एल्डर जरूर जाकर काई यांग को बचाएगा। काई यांग सिर्फ इसलिए शामिल था क्योंकि वह सुमियो को बचाने गया था, इसलिए अगर वह उसकी मदद नहीं करता तो वह भविष्य में और लोगों को कैसे भर्ती कर पाएगा और उनका सम्मान और विश्वास कैसे हासिल कर पाएगा? अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है। जिया निंग चांग ने गुस्से से पूछा। ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें वह नहीं करता। लेकिन मेंग वुया को यकीन नहीं था, क्योंकि उच्च स्तरीय युद्ध में एक या दो महत्वहीन निम्न स्तर के शिष्यों की बलि देना कोई असामान्य बात नहीं थी। हूफ। जिया निंग चांग ने अपना शरीर घुमाया और उसके बगल वाली सीट पर जाकर रूठते हुए बोली, गुरु, अगर आप उसे बचाने नहीं गए, तो मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगी। मुझे डर है कि आपके शिष्य की साधना यही रुक जाएगी। ये शब्द सुनकर मेंग वुया डर के मारे पीला पड़ गया और विनम्रतापूर्वक काउंटर के पीछे से बाहर भागा। कमर झुकाकर उसने जिया निंग चांग की ऐसे प्रतीक्षा की जैसे वह अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहा हो। आपने ऐसा क्यों कहा? जिया निंग चांग ने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, एक शब्द भी नहीं बोला। मेंग वुया ने फिर से अपनी स्थिति बदली ताकि वह एक बार फिर जिया निंग चांग के सामने हो। कृपया मुझे बताएं, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो आप कहां जाएंगे? चूंकि आपको पहले से ही उसके जीवन मरण की परवाह नहीं है, तो आपको मेरे जीवन मरण की भी परवाह नहीं होगी। गुरु, लगता है आप न्याय के मामले में इतने अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। ये शब्द किसी तीखे तीर की तरह थे, जो सीधे मेंग वुया को भेद गए। फिर मानो उस पर बिजली गिर गई हो, वह पूरी तरह से कांप गया और फिर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। मेरी प्रिय महिला, अगर हमें कुछ बातें करनी ही हैं, तो शांति से बात करें। मेरी बूढ़ी हड्डियां आपकी चालों का बोझ नहीं उठा सकती। मेंग वुया बार बार तुच्छ और विनम्र भाव से अपने हाथ आगे करके उसे प्रणाम करता रहा। एक शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार कैसे उचित था? यह तो स्पष्ट रूप से एक पूर्वज के लिए रखा गया व्यवहार था। तभी जिया निंग चांग ने अपना सिर पीछे घुमाया और मेंग वुया से धीरे से कहा, वह यांग से संबंधित युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेता है, और उसकी यांग विश्व क्यूई अत्यंत शुद्ध और सघन है। यांग से संबंधित विश्व क्यूई। मेंग वुया के हाव भाव एकदम बदल गए, बेहद शुद्ध और सघन। यह उस आखिरी व्यक्ति से कम 5 गुना बेहतर है जो तुम्हें मिला था। जिया निंग चांग ने जवाब दिया। तुमने इसे परखा है?
मेंग वुया ने अधीरता से इसकी पुष्टि के लिए पूछा। हाँ, अगर ऐसा है तो उसे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। मेंग वुया अचानक सीधा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बाहर की ओर चलने लगा। प्रवेश द्वार तक चलते हुए वह रुका और मुड़कर जियानिंग चांग से पूछा, मेरे शिष्य, क्या तुम उसे अस्वीकार करते हो? मैं उसे अस्वीकार नहीं करता, जियानिंग चांग ने धीरे से जवाब दिया। तो तुम्हें वह पसंद है? ऐसा भी नहीं है, मैं बस उससे नफरत नहीं करता। इस तरह के सवालों से जियानिंग चांग का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें क्या करना होगा। लेकिन तुम्हें अपने गुरु से वादा करना होगा कि तुम उनके लिए कोई भावनाएं नहीं पालोगे, तभी मैं जाकर उन्हें बचा पाऊंगा। गुरु, आप क्या कह रहे हैं? जियानिंग चांग शर्म से भर गई। मैंने अभी तक उनसे बात भी नहीं की है। इन शब्दों से जियानिंग चांग का आत्मविश्वास कम हो गया और वह उस रात की घटनाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं तुम्हारे स्नेह को इसलिए रोक रही हूं क्योंकि ये छोटी सी जगह तुम्हारी असली जगह नहीं है। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे प्रेम के योग्य हो, और देर सवेर तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तब तक तुम सैकड़ों साल, यहाँ तक कि हजारों साल तक जीवित रह पाओगे। इस बीच जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो वे धीरे धीरे बूढ़े होकर तुम्हारे सामने मर जाएंगे, और तुम्हारे गुरु नहीं चाहते कि तुम उस पीड़ा को सहो। मेरे शिष्य, तुम्हें याद रखना चाहिए, युद्ध का शिखर एक एकाकी और एकाकी यात्रा है, एक अत्यंत ऊंचा शिखर जो शीतलता से भरा है। मेंग वुया ने ये शब्द कहे, और उसने भी आह भरी मानो वह लगातार उदासी में डूबा हो। उसे अपनी बात समझाते हुए सुनकर जियानिंग चांग उसके शब्दों में उदासी और दुख को समझ सकती थी। क्या हो सकता है कि उसके मालिक को पहले भी ऐसा अनुभव हुआ हो? जैसे ही वह उससे कुछ और पूछना चाहती थी, मेंग वुया उसकी नजरों से ओझल हो गया। ठीक उसी समय ब्लैकविंड ट्रेड में स्काई टावर के एक लकड़ी के घर के सामने पसीने से लथपथ एक नौजवान खड़ा था। दरवाजे पर हल्के से दस्तक देते हुए उसने अपनी सांसें शांत की और पुकारा, बड़ी बहन सू। क्या बात है? एक मधुर लेकिन ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज सुनने में अच्छी तो थी, लेकिन इसमें एक ऐसी ठंडक थी जो किसी को भी पास आने नहीं दे रही थी। उस नौजवान का पसीना बूंदों में घुलकर कांप रहा था जब उसने कहा, युवा मास्टर सुम्यू को पीट पीट कर बेहोश कर दिया गया है। इस बीच उनके अधीनस्थ लोगों को अनुशासन कक्ष में बंद करके वन कारागार में बंद कर दिया गया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और सफेद कपड़ों में सुयान प्रकट हुई। वह व्यक्ति जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया और अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी बेदाग और निर्दोष निगाहों में देख सके। साफ साफ बताओ, क्या बात है? सुयान ने ठंडे स्वर में पूछा, अपने और लकड़ी के घर के चारों ओर एक ठंडी हवा फैलाते हुए। उसके चारों ओर जमीन पर बर्फ जमते ही काक की आवाज सुनाई दे रही थी। उस नौजवान ने तुरंत शुरू से अंत तक यथासंभव संक्षिप्त तरीके से कहानी सुनानी शुरू कर दी। अपनी रिपोर्ट खत्म करने के बाद वह काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बड़ी बहन सू। पुकारने के बाद कोई जवाब न मिलने पर उस व्यक्ति ने हिम्मत करके उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी आकृति का जरा भी पता नहीं चला। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह जा चुकी थी। महाराज, स्काई टावर का वह शिष्य वहीं गिर पड़ा और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ये बड़ी बहन सू बहुत ठंडी है। भविष्य में जो भी उसे अपनी पत्नी बनाएगा, उसे भीषण गर्मी में ठंड से बचने के लिए रजाई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बड़ी बहन सू जैसी ठंडी और शक्तिशाली के लिए क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं हो सकता जो उसकी बराबरी कर सके? कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्काई टावर के छोटे शिष्यों के बीच टकराव इतनी बड़ी लहरें पैदा करेगा। स्काई टावर वन कारागार के अंदर काय यांग, ली युन तियान और बाकी लोग अभी भी फंसे हुए थे। वे पूरे 1 घंटे से अंदर बंद थे, बाहर जरा भी हलचल नहीं हो रही थी। ली युन तियान और बाकी लोग चिंतित होने लगे थे, ये सोचकर कि सुम्यू अभी तक उन्हें बचाने क्यों नहीं आया। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि सुम्यू बेहोश हो गया था। अगर वह होश में नहीं था तो वह आकर उन्हें कैसे बचा सकता था? जैसे ही वे चिंतित हो रहे थे, जेल के दरवाजे अचानक खुल गए और उन्हें कदमों की गूंज सुनाई दी। एक अनुशासनात्मक शिष्य उस कोठरी के पास आया जहां काय यांग और बाकी लोग बंद थे और चिल्लाया, काय यांग कौन है? काय यांग ने जवाब में पुकारा, मैं हूं, मेरे पीछे आओ। उस अनुशासनात्मक शिष्य ने बहुत ही अशिष्टता से उसे आदेश दिया, कोई तुमसे मिलना चाहता है। काय यांग के चेहरे पर भाव बदल गए और वह ठंडी हंसी हंसा। बिना किसी डर के वह बाहर निकला और उनके पीछे चला गया।
वरिष्ठ भाई काय, मत जाओ। युवा गुरु सू के आने और हमें बचाने का इंतजार करो। ली युनतियान काय यांग को खींचते हुए बहुत घबराकर चिल्लाया। जाने दो। वह अनुशासनात्मक शिष्य गुस्से से चिल्लाया, जो कोई भी एक कदम भी रोकने की हिम्मत करेगा, वह अनुशासन कक्ष को सीधी चुनौती दे रहा होगा। तुम्हें परिणामों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। काय यांग ने ली युनतियान से कहा, मैं बस देखने जा रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ली युनतियान ने असहाय होकर हाथ छोड़ दिया और दबी हुई आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई काय, कृपया सावधान रहें। हंफ। वह अनुशासनात्मक शिष्य व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हो। कोठरी से बाहर निकलते हुए अनुशासनात्मक शिष्य ने एक बार फिर दरवाजे बंद कर दिए और काय यांग को बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक लकड़ी के कमरे में पहुंचे और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, कृपया अंदर आइए। काय यांग ने उसकी ओर मुड़कर देखा और अंदर आते ही वह भी हंस पड़ा। अनुशासनात्मक शिष्य उसके पीछे पीछे गया और फिर अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही काय यांग घूमा और अपने पीछे बैठे अनुशासनात्मक शिष्य के पेट में सीधा अपना हाथ दे मारा। उबलता हुआ यांग वर्ल्ड क्यू उस पर टूट पड़ा, जिससे वह दीवार से टकराते ही एक भयानक चीख निकाल पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि काय यांग उस पर वार करेगा, जिससे उस पर पूरा हमला हो गया और वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। कितना बड़ा दुस्साहस! गुस्से से भरी एक आवाज आई और तुरंत 3-4 मानव आकृतियां प्रकट हुई, जो काय यांग पर झपट पड़ी। काय यांग केवल एक हमले को रोक पाया, क्योंकि बाकी हमले उसे जमीन पर गिराकर गिर पड़े। फिर उसकी जोरदार पिटाई शुरू हो गई। उस अफरा तफरी के बीच काय यांग ने मुंह से थूकते हुए गुर्राहट की। खून की ओल, खून की मछली जैसी लेकिन मीठी गंध उसे उत्तेजित करने और उसके खून को गर्म करने के लिए ही पैदा हुई थी। सच्ची आंग रणनीति उसकी मेरिडियन में अकल्पनीय गति से काम करने लगी। उसकी हड्डियों से जलन उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे काय यांग की त्वचा आग की तरह लाल हो गई। यह ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक प्रबल लग रही थी। रॉर, जिस काय यांग को लात मारी जा रही थी, वह अचानक विचलित हो गया, फिर उसकी उन्मत्त हरकतें कई गुना अधिक क्रूर हो गईं। हवा में उछलकर उसने लात मारी और 2 अनुशासनात्मक शिष्यों के सिर पर वार किया, जिसके बाद दर्द से 2 चीखें निकली और वे लड़खड़ाकर पीछे हट गए। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक और व्यक्ति, जो हत्या का इरादा रखता था, उसके पैर को पकड़ने में कामयाब हो गया। फिर उसे चितरे की थैली की तरह उछालते हुए उन्होंने काय यांग को दीवार से टकराते हुए फेंक दिया। दर्द से कराहते हुए उसने महसूस किया कि उसके 5 आंतरिक अंग उलट गए हैं। काय यांग ने संघर्ष करते हुए अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मंद रोशनी वाले कमरे में स्थिति का जायजा लिया। यह एक बंद, निजी कमरा था जिसमें 5 अनुशासनात्मक शिष्य थे। अभी अभी हुई उनकी बातचीत और उनके विश्वची के उतार चढ़ाव से काय यांग समझ गया कि उनकी शक्तियां लगभग प्रारंभिक तत्व अवस्था में थीं। लेकिन जिसने उसे दीवार में धकेल दिया था, उसकी विश्वची आभा स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी कि वह ची रूपांतरण अवस्था में प्रवेश कर चुका था। 1 बनाम 5। उनके साधना स्तरों में बहुत अंतर होने के अलावा ये लड़ाई असफलता में समाप्त होने वाली थी। लेकिन काय यांग केवल मुस्कुराया। इस निराशाजनक स्थिति में उसका हृदय और भी अधिक उग्र हो गया, भावनाओं से भर गया। तुमने सचमुच अपनी इच्छा से किसी को घायल करने का साहस किया। ची रूपांतरण अवस्था के अनुशासनात्मक शिष्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम में साहस की कोई कमी नहीं है। बाकी 4 लोग उसके पीछे खड़े थे, काय यांग को उपहास भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें कहो उसका नाम क्या है का आदेश मिला था कि काय यांग को सबक सिखाया जाए, बशर्ते वे उसे मार न डालें। अप्रत्याशित रूप से काय यांग ने पहले हमला किया और उनमें से एक को अचानक पकड़कर घायल कर दिया, जिससे उनकी बहुत बदनामी हुई। हे दीवार की ओर पीट करके काय यांग की रक्त लाल आंखें उन 5 पर घूम गईं और उसने बर्फीली, ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को हमला करने की इजाजत है, तो मैं जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? वह क्यूई रूपांतरण अवस्था वाला अनुशासनात्मक शिष्य अपनी दुष्ट हंसी नहीं रोक सका। तुम वाकई बहुत होशियार हो, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो कि हम क्या सोच रहे हैं। तुम आज्ञाकारी होकर हमें तुम्हें पीटने की इजाजत क्यों नहीं देते, ताकि हम युवा गुरु वेई जुवान को उसका अस्वस्थ क्रोध निकालने में मदद कर सकें। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो तुम एक हाथ या पैर गंवा सकते हो। तुम आकर कोशिश कर सकते हो। काय यांग ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। अड़ियल सुअर, जाओ उसे मारो। उस आदेश के तहत वे 5 फिर से बाहर निकल पड़े। उनके हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के जोरदार थे। अपनी साधना के साथ उनके पास पर्याप्त ऊर्जा थी, और कुछ ऊर्जा काय यांग की देखभाल के लिए भी बची रहती थी।
इसलिए जब पांचों काई यांग को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े तो ये स्वाभाविक रूप से आसान काम था।